अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो, एक दिन आप अपने बेड पर सो रहे हो और जैसे ही आपकी आंखें खुले और आपको पता चले कि आप एक गॉड की दुनिया में पहुंच चुकी हो और गॉड आपसे बोलते हैं कि तुम्हें एक दूसरी ही दुनिया में री इनकारनेट किया जाएगा ऐसा ओवर पावर्ड एंड बेडेस्ट कैरेक्टर के रूप में, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा। यही चीज होती है हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर माकोटो के साथ। माकोटो दूसरी ही दुनिया में री इनकारनेट हो जाता है जहाँ पर माकोटो का सामना बहुत से मॉन्स्टर्स और इंसानों के साथ होता है। और क्या हमारा माकोटो इस दुनिया में मॉन्स्टर्स और इंसानों के साथ सर्वाइव कर पाएगा? इस चीज को देखने के लिए आपको इस एनिमे को पूरा वॉच करना होगा। कहानी की शुरुआत होती है, हम हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर माकोटो मिसोमी को देखते हैं जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। और अब माकोटो अपने घर पर आता है जहाँ पर वो एक किताब को पढ़ रहा होता है। लेकिन तभी माकोटो एक चीज को नोटिस करता है कि वो स्पेस में पहुंच चुका है। लेकिन तभी माकोटो को एक गॉड की आवाज आती है और वो गॉड माकोटो को बोलते हैं, अब तुम एक नई दुनिया में ट्रांसफर होने वाले हो, तो जल्दी से अपना असाइनमेंट साइन करो। और अब माकोटो बोलता है, एक नई दुनिया? मैं कुछ समझा नहीं। और अब गॉड बोलता है, हमें तो खबर मिली थी तुम्हें सब कुछ पता है। और अब वो गॉड माकोटो के सामने आता है और बोलता है, मेरा नाम है सुकुयोमी और मैं एक गॉड हूँ। और अब माकोटो बोलता है, क्या सच में? तो क्या आप ग्रेट सुकुयोमी है? और अब सुकुयोमी बोलता है, हम तुम्हें दूसरी दुनिया का हीरो बनाकर दूसरी दुनिया की देवी के हाथों में सौंपना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे माता पिता भी दूसरी दुनिया से थे। ये सुनकर तो माकोटो भी काफी ज्यादा शौक होता है। माकोटो यही सोच रहा था, यही रीजन है कि मैं आज तक अपने किसी भी रिलेटिव से नहीं मिला। और अब सुकुयोमी बोलता है, तुम्हारे माता पिता ने हमसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वक्त आने पर वो अपनी एक कीमती चीज जो कि हमें सौंप देंगे। और अब माकोटो बोलता है, अगर मैं आपके साथ दूसरी दुनिया में नहीं गया तो आप मेरी किसी एक बहन को अपने साथ लेकर जाएंगे। इस पर सुकुयोमी बोलता है, हाँ। और अब माकोटो बोलता है, हाँ मैं जाने को तैयार हूँ। और अब सुकुयोमी बोलते हैं, चिंता मत करना, हम तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। जिस पर कि माकोटो बोलता है, आप पुरुष नहीं महापुरुष हो और मैं तुम्हें पावर्स दूंगा जो कि नई दुनिया में तुम्हारे बहुत काम आएगी। लेकिन तभी माकोटो गायब होने लगता है और सुकुयोमी माकोटो को बताता है कि अब तुम जिस देवी से मिलने वाले हो वो थोड़ी सी अजीब है, इसलिए शांति से काम लेना। इस पर कि माकोटो बोलता है, ठीक है। और अब माकोटो किसी अलग ही जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा रोशनी होती है। और अब वो देवी माकोटो से बोल रही होती है कि राक्षसों और शैतानों ने हमारी दुनिया में काफी ज्यादा तबाही मचा रखी है और अब हमें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन तभी देवी माकोटो के चेहरे को देखकर हंसने लगती है और बोलती है, तुम तो देखने में ही काफी ज्यादा कमजोर लगती हो और क्या तुम सच में उन्हीं की बेटे हो? और तुम तो काफी ज्यादा भद्दे लगती हो। और अब माकोटो बोलता है, तुमने तो मुझे यहाँ पर बुलाया है। और अब देवी बोलती है, तुम्हें इंसानों के पास भेजकर कोई भी फायदा नहीं है, मैं तुम्हें इंसानों से दूर 7 समुद्र पार किसी कोने में भेजूंगी और मैं तुम्हें तरस खाकर थोड़ी बहुत शक्तियाँ दे देती हूँ, चलो निकलो यहाँ से। और अब माकोटो नीचे की तरफ गिर रहा होता है लेकिन तभी उसे सुकुयोमी बोलता है। माकोटो सुकुयोमी को देखकर काफी ज्यादा खुश था। और अब सुकुयोमी माकोटो से बोलता है, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी कि देवी तुम्हारे साथ इतना गंदा बर्ताव करेगी, लेकिन अब तुम्हें अपनी पुरानी दुनिया से छुटकारा मिल चुका है और अब तुम इस दुनिया में आजाद हो और अब तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। लेकिन तुम कभी भी इमोर्टल नहीं रहोगे और अगर तुम यहाँ पर मारे जाओगे तो तुम कभी भी दोबारा से जिंदा नहीं हो पाओगे, इसलिए ध्यान रखना। और माकोटो नीचे किसी पहाड़ की जगह पर गिर जाता है और अब माकोटो आगे की तरफ चलना शुरू करता है। माकोटो बता रहा होता है, मुझे यहाँ पर 3 दिन बीत चुके हैं, मुझे यहाँ पर कोई भी इंसान या फिर जानवर नहीं मिला। लेकिन तभी माकोटो को एक लड़के की आवाज आती है और माकोटो उस लड़की की तरफ जाने लगता है। माकोटो वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है जिसने की एक लड़की के ऊपर अटैक किया था और वो लड़की एक पिग है। और अब माकोटो बोलता है, ठीक है, अकेले रहने से तो अच्छा ही है। और माकोटो बस कुछ ही देर में उस मॉन्स्टर को हरा देता है जिसकी वजह से वो लड़की भी माकोटो से डरने लगती है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी माकोटो से रोकता है और बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और मैं बहुत ही सीधा साधा लड़का हूँ। और वो लड़की बोलती है, देख कर तो नहीं लगता। और अब माकोटो सोच रहा होता है कि मैं किसी पिग से कैसे बातचीत कर सकता हूँ, लेकिन अकेले रहने से तो ठीक ही है। और अब माकोटो उस लड़के से पूछता है कि इंसानों का गाँव कहाँ पर है, जिस पर कि वो पिग माकोटो को बताती है कि यहाँ पर आसपास कोई भी इंसानों का गाँव नहीं है, ये दुनिया का आखिरी कोना है। और अब माकोटो उस लड़के से पूछता है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर कि वो पिग माकोटो को बताती है कि मैं उस पवित्र पहाड़ पर जा रही हूँ अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से हमारे गाँव में धुंध छाई हुई है जिसकी वजह से हमारी फसल खराब हो चुकी है। अगर मैं अपना सेक्रीफाइस करूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब माकोटो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे इस पिग को बचाना चाहिए, लेकिन रुको, अगर मैं इसे बचाता हूँ तो ये मेरी कहानी की हीरोइन बन जाएगी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस लड़की का नाम एमा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माकोटो को जो कि एमा के गाँव में होता है। माकोटो जो कि खाना खा रहा होता है और वहाँ बैठे ऑर्क सोच रहे होते हैं, मैंने सुना था कि ह्यूमन बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। जिस पर कि दूसरा ऑर्क बोलता है, शायद ये कोई डेवी ह्यूमन होगा। माकोटो सोच रहा होता है, यार मैं इतना बदसूरत भी नहीं हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एमा आती है जो कि अपने मैजिक का यूज करते हुए किसी चीज को उड़ा रही होती है। और अब माकोटो पूछता है, एमा क्या तुम मैजिक का यूज भी कर सकती हो? जिस पर कि एमा बोलती है, हाँ। और क्या तुम? जिस पर कि माकोटो बोलता है, नहीं, मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकता, क्या तुम मुझे सिखाओगी? और अब नेक्स्ट सीन में एमा माकोटो को मैजिक करना सिखा रही होती है। एमा माकोटो को एक मंत्र बताती है जिसकी वजह से वो फायर मैजिक का यूज कर सकता है और माकोटो उस मंत्र को पढ़ता है और माकोटो बस एक ही बार में उस मैजिक का यूज कर पा रहा होता है और माकोटो
माकुटो उस फायर को अपने सामने फेंकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। एमा भी काफी ज्यादा शौक थी, तुमने बस एक ही बार में इस मैजिक को सीख लिया, मुझे तुम्हारा लेवल चेक करना चाहिए और मेरे हिसाब से तुम्हारा लेवल 300 या फिर 200 के आसपास होगा। लेकिन जैसे ही एमा उसका लेवल चेक करती है, वो खुद भी काफी ज्यादा शौक होती है, क्योंकि माकुटो का लेवल बस 1 होता है। और अब नेक्स्ट सीन होता है सुबह का, जहाँ पर एमा को माकुटो का एक लेटर मिलता है, जिस पर कि माकुटो ने लिखा होता है कि एमा तुम्हारा शुक्रिया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं उस ड्रैगन सीन से जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। और अब माकुटो उस पहाड़ पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपने मैजिक का यूज करता है और सिन के इलाके पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत से लोग मारे जाते हैं। माकुटो सोच रहा होता है ये मैंने क्या कर दिया। माकुटो वहाँ पर जाकर देखता है, जहाँ पर सभी लोग जख्मी पड़े होते हैं और उसमें से एक बंदा माकुटो को बता रहा होता है, क्या तुम उन सभी पिग की तरफ से आए हो और तुमने सिन का घर बर्बाद कर दिया और सिन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और अब वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। माकुटो अपने अपने सोच रहा होता है, किताबों के अनुसार सिन तो एक सीपी का नाम है, लेकिन ये तो एक बड़ा सा ड्रैगन है, जिसे देखकर माकुटो की काफी फट जाती है। और अब बड़ी सी ड्रैगन सिन माकुटो के ऊपर अटैक कर देती है। माकुटो भी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा धुंध होती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन सिन को देख नहीं पा रहा होता है। लेकिन तभी माकुटो अपने एक मैजिक का यूज करता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन सिन को देख पा रहा होता है। माकुटो सोचता है शायद ये सुकुयोमी के द्वारा दी गई पावर है, जिसकी वजह से मैं ड्रैगन सिन को देख सकता हूँ। और अब माकुटो अपने फायर मैजिक का यूज करके ड्रैगन सिन के ऊपर अटैक करता है। और अब सिन सोच रही होती है कि एक नॉर्मल सी फायर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तभी माकुटो की फायर आती है, जो कि सिन की स्किन को जला देती है, जिसकी वजह से सिन भी काफी ज्यादा शौक थी कि आग मुझे नहीं जला सकती। और अब माकुटो आता है, जो कि ड्रैगन सिन को एक पंच मारता है और ड्रैगन सिन भी अपने मन में सोच रही होती है ये मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन तभी माकुटो से एक अपर कट मारता है, जिसकी वजह से सिन वहीं पर गिर जाती है। लेकिन तभी ड्रैगन सिन अपने एक मैजिक का यूज करती है, जो कि एक मेमोरी इल्यूजन मैजिक था। और अब माकुटो अपनी मेमोरी के अंदर खो जाता है, जहाँ पर वो अपनी पुरानी दुनिया में तीर कमान की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और अब माकुटो के पास एक लड़की आती है, जिसका नाम हासेगावा होता है। और हासेगावा माकुटो को सीधे ही प्रपोज कर देती है, जिसकी वजह से माकुटो का कुछ और ही रिएक्शन होता है। और अब माकुटो हासेगावा से बोल रहा होता है कि हम काफी ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं। और अब हासेगावा माकुटो से बोलती है, अगर हम कुछ दिनों तक टाइम साथ में स्पेंड करेंगे तो तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। और अब हम ड्रैगन सिन को देखते हैं, जो कि माकुटो की मेमोरी को पढ़ रही होती है। सिन को पता चल जाता है कि ये बंदा दूसरी दुनिया का है। वही नेक्स्ट सीन में हम माकुटो को देखते हैं, जिसने कि हासेगावा को मना कर दिया था, यानी कि अपना माकुटो एक सिग्मा बंदा है। और हासेगावा वहीं पर रोने लगती है। लेकिन वही नेक्स्ट सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ पर माकुटो अपनी मेमोरी से बाहर आ चुका है। माकुटो अपने मन में सोच रहा होता है, सुकुयोमी की दी हुई पावर से मैं किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ और मैं किसी को बिना बताए यहाँ की छानबीन भी कर सकता हूँ। और अब माकुटो सिन के मैजिक को तोड़ देता है। और अब ड्रैगन सिन अपने मन में सोच रही होती है कि इसकी मेमोरी तो कमाल की है और मैं इसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। और अब सिन माकुटो को बता रही होती है कि मैं एक ग्रेट ड्रैगन सिन हूँ और मुझे हराना लगभग नामुमकिन है, लेकिन तुमने मुझे हरा दिया और क्या मैं तुम्हारे साथ एक सौदा कर सकती हूँ। और अब माकुटो बोलता है मैं कुछ समझा नहीं। और अब सिन बता रही होती है हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और हमें हमारी पावर्स के अकॉर्डिंग एक रैंक मिलेगी। माकुटो बोलता है मैं कुछ समझा नहीं, जिस पर कि सिन बोलती है मैं हमेशा तुम्हारी सर्वेंट बनी रहूंगी। और ड्रैगन सिन माकुटो को यह भी बताती है कि मुझे तुम्हारी मेमोरी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। जिस पर कि माकुटो भी काफी ज्यादा सोचता है कि तुमने क्या क्या देख लिया। और अब माकुटो भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइनली मान जाता है। और अब ड्रैगन सिन अपनी पावर का यूज कर रही होती है, लेकिन सिन को पता चलता है कि माकुटो के पास उससे भी ज्यादा पावर है, जिसकी वजह से उसे माकुटो का सर्वेंट बनना पड़ेगा। लेकिन सिन इसमें भी राजी हो जाती है, क्योंकि उसे माकुटो की मेमोरी में इंटरेस्ट होता है। और अब ड्रैगन सिन एक सुंदर लड़की में चेंज हो जाती है। और अब सिन माकुटो से बोलती है आपके साथ काम करने में मजा आएगा। और अब माकुटो सिन से बोल रहा होता है क्या अब तुम दोबारा से ड्रैगन नहीं बन सकती। मैंने सोचा था कि पैदल चलने से अच्छा मैं तुम्हारे ऊपर बैठ के जाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अब सिन माकुटो को बता रही होती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में पावरफुल साथी एक कमजोर साथी की तरह बन जाता है, जिससे कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और अब माकुटो और सिन एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर सिन माकुटो से बोलती है कि मुझे आपको कुछ बताना है। और सिन एक पोर्टल ओपन करती है। और अब सिन माकुटो को बताती है कि ये दुनिया पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में है और सिर्फ हम दोनों ही यहाँ पर आ जा सकते हैं। माकुटो और सिन उस दुनिया में जाते हैं और वो दुनिया काफी ज्यादा सुंदर होती है। और अब माकुटो अपनी पावर से उस दुनिया के एरिया को चेक करता है। और माकुटो ये चीज देखकर काफी ज्यादा शौक था कि ये दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है और ये दुनिया सिन ने बनाई है, इसका मतलब वो सन की देवी मुझे यहाँ पर नहीं ढूंढ सकती। और अब माकुटो सिन से पूछता है क्या तुम्हारा उन पहाड़ी ऑर्क से कुछ लेना देना है, जिस पर कि सिन बोलती है मैं कुछ समझी नहीं। और अब माकुटो बोलता है हम उन पहाड़ी ऑर्क के पास जाएंगे और उनकी गलतफहमी को दूर करेंगे। और अब माकुटो और सिन उन सभी ऑर्क के पास जा रहे होते हैं। माकुटो उस दुनिया से जैसे ही बाहर आता है, वहाँ उसे एमा मिलती और एमा माकुटो को बता रही होती है कि तुम उस ड्रैगन से फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ड्रैगन सिन तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है और तुम उसे नहीं हरा सकते।
लेकिन अभी सिन बोलती है मैं ही वो ग्रेट ड्रैगन सिन हूँ और माकोटो ने मुझे हरा दिया है और हम दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसकी वजह से मैं भी अब इंसानों की तरह बन चुकी हूँ। लेकिन एमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और अब नेक्स्ट सीन होता है उन पहाड़ी ऑर्क के शहर का, जहाँ पर एमा माकोटो को थैंक यू बोल रही होती है क्योंकि उन्हें अब से कोई भी सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है और उनके बुरे दिन भी अब खत्म हो चुके हैं। वही एमा माकोटो से पूछ रही होती है कि सिन कहाँ पर है। वही नेक्स्ट सीन में हम सिन को देखते हैं जिसने की काफी पी रखी होती है। वही सीन के साइड में एक ऑर्क बैठा होता है जो कि बोल रहा होता है हमें माकोटो को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से हमारे बुरे दिन खत्म हो चुके हैं। वही अब सिन उस ऑर्क से बोलती है क्या तुम इस गाँव को छोड़कर किसी हरी भरी जगह पर रहना चाहोगे। वही नेक्स्ट सीन होता है सुबह का, जहाँ पर माकोटो काफी शौक होता है और वो सिन से पूछ रहा होता है ये सब क्या है। हम देखते हैं सभी ऑर्क ने अपना सामान बांध लिया होता है। माकोटो अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये लोग हमें अलविदा बोलने वाले हैं। इस पर एक ऑर्क माकोटो को बताता है कि सिन ने हमें ऑफर दिया था अपनी दुनिया में रहने के लिए और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। और अब माकोटो सिन से पूछता है ये लोग किस ऑफर की बात कर रहे हैं, जिस पर कि सिन माकोटो को बताती है कि आपने कहा था कि आप उस दुनिया में एक शहर को बसाना चाहते हैं इसलिए मैंने ये सब किया है। और अब सिन माकोटो को ये भी बताती है मैंने बहुत से जानवरों को पहले ही वहाँ पर भेज दिया है। जिस पर कि माकोटो बोलता है अगर उनमें से कोई खतरनाक मॉन्स्टर हुआ तो। और अब वहाँ पर एक छोटी लड़की आती है जो कि बोलती है अगर वो लोग खतरनाक हुए तो मैं उन सभी को मार डालूंगी। और वो लड़की दिखने में बिल्कुल सिन की तरह लग रही थी। और अब माकोटो सिन से बोलता है क्या तुम्हारी कोई बेटी भी है। जिस पर कि सिन बोलती है ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा एक फ्रेगमेंट है। और अब सिन अपने एक मैजिक का यूज करती है और उन सभी को अपनी दुनिया में भेज देती है। वही नेक्स्ट सीन होता है सिन की दुनिया का, जहाँ पर सभी और अपने घर बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। वही हम माकोटो को देखते हैं जो कि अपनी सभी मैजिक के बारे में समझ रहा होता है कि मैं कौन कौन से मैजिक का यूज कर सकता हूँ और किस किस पर मेरा कंट्रोल है। वही हम माकोटो के पीछे ड्रैगन सिन को देखते हैं और सिन माकोटो की मेमोरी में उन्हीं ऐतिहासिक नाटकों को देख रही होती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। और अब माकोटो बोलता है क्या तुम पूरे टाइम बस यही करती रहोगी। और अब सिन बोलती है आप भी वैसे भी मैजिक की प्रैक्टिस करते रहते हो तो मेरे पास कुछ काम नहीं है इसलिए मैं यही करती हूँ। वही अब हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाई देता है। यहाँ पर माकोटो उनसे भी और की हेल्प करना चाहता था लेकिन सिन ने उसे मना कर दिया था। सिन माकोटो को बताती है कि आप यहाँ की किंग हो और आपको अपनी मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। वही सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर माकोटो सिन को बता रहा होता है कि मैं यहाँ का किंग कब से बन गया। वही सिन माकोटो को बताती है जब से तुम मेरे किंग बने हो तब से ही। और अब माकोटो बोलते हैं आज से तुम्हारे ऐतिहासिक नाटक देखना बंद। जिस पर कि सिन बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते और सिन बिल्कुल उन्हीं नाटकों की तरह एक्टिंग कर रही होती है। और अब माकोटो सिन से बोलता है तुम्हें इन सभी नाटकों को देखने में क्या मजा आता है, अगर तुम मुझे इन सभी चीजों को समझा दो तो मैं तुम्हें ये सब चीजें देखने दूंगा। जिस पर कि सिन माकोटो को बताने लगती है और सिन बिल्कुल एक गेमर की तरह बातचीत कर रही होती है। जिस पर कि माकोटो भी अब मान जाता है ठीक है मैं तुम्हें इन सभी चीजों को देखने दूंगा। और अब सिन माकोटो को बताती है लेकिन इन सभी चीजों को देखने के लिए आपको एक जगह पर सीधे बैठे रहना होगा, इसलिए मुझे एक टीवी बनाना होगा और उसी के लिए मैं चीजें इकट्ठा करने के लिए जा रही हूँ। और अब माकोटो अपने सामने एक मेमोरी को देखता है जिसमें उसके मॉम डैड की फोटो होती है। माकोटो सोचता है मेरे मॉम डैड भी दूसरी दुनिया से थे तो हाँ मुझे एक मकसद मिल चुका है, मुझे अपनी मॉम डैड के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी और उसके लिए मुझे किसी इंसानों के गाँव में जाना होगा। और अब नेक्स्ट सीन में हम किसी इंसान को देखते हैं जिसके ऊपर किसी मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया होता है। वही सीन शिफ्ट होता है माकोटो की तरफ और माकोटो देखता है कि दो ऑर्क को एक पेड़ को काटने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। माकोटो डिसाइड करता है कि वो उनकी हेल्प करेगा। और अब माकोटो अपने मन में सोच रहा होता है कि सुकुयोमी ने जो मुझे पावर दी है उसकी वजह से मैं किसी भी चीज को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ और मैं इसका नाम रखूंगा काय। और माकोटो अपनी पावर की हेल्प से उस पेड़ को मक्खन की तरह काट रहा होता है और माकोटो बहुत इजीली उस भारी से पेड़ को उठाकर साइड में रख देता है, जिसे देखकर वो सभी ऑर्क भी काफी शौक थे। लेकिन माकोटो देखता है कि एक ऑर्क के हाथों में चोट लगी है और वो अपने हीलिंग मैजिक से उस ऑर्क को ठीक कर देता है। माकोटो यही सोच रहा होता है कि सुकुयोमी की पावर तो काफी कमाल की है। और अपने सीन में माकोटो एक जगह पर बैठा होता है। माकोटो यही सोच रहा होता है मैंने अपने चाकू से अपने हाथ को ही काट लिया। और माकोटो अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है लेकिन वो अपने आप को हील नहीं कर पाता। लेकिन तभी वहाँ पर सिन आ जाती है। माकोटो सिन के हाथों में एक बंदे को देखता है और माकोटो सिन को बोलता है कि इस बार तुम किस बंदे को ले आई। जिस पर सिन माकोटो को बताती है कि इसके ऊपर किसी मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आई और आपके हाथों में तो चोट लगी है, आपके खून की खुशबू को सूंघकर वो मॉन्स्टर यहाँ पर जरूर आएगा। और तभी हम देखते हैं कि उस दुनिया का दरवाजा तोड़ते हुए एक स्पाइडर वहाँ पर आ जाता है और माकोटो सिन से बोलता है तुम इसे चुपचाप खड़ी कैसे रह सकती हो, जल्दी से इस स्पाइडर को हराओ। और अब सिन बोलती है मेरे हाथों में एक इंसान है और मैं अपनी तलवार के बिना इससे फाइट नहीं कर सकती। लेकिन तभी वो स्पाइडर माकोटो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन माकोटो उसके अटैक से बच जाता है। और अब वो स्पाइडर अपने नेट से माकोटो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन माकोटो उसके अटैक को किसी तरह से डॉज कर लेता है। माकोटो अब सिन से पूछता है कि ये मॉन्स्टर है कौन। जिस पर सिन बोलती है मुझे नहीं पता। और अब वो बंदा माकोटो को बताता है कि ये एक प्राचीन ब्लैक स्पाइडर है जो कि बहुत ही ज्यादा भूखा है और ये किसी भी चीज को खा सकता है। और अब सिन माकोटो को बताती है कि इस मकड़ी से मेरी पहले भी फाइट हो चुकी है और ये मकड़ी भूख की वजह से पागल हो चुकी है। इस पर माकोटो बोलता है क्या तुम इससे हार गई थी। इस पर सिन गुस्सा होते हुए बोलती है मैंने ऐसा जानबूझकर छोड़ दिया था
क्योंकि ये जख्मी थी। और अब माकुटो अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं इस मकड़ी को जख्मी कर दूंगा तो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन वो स्पाइडर माकुटो के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन माकुटो अपने चाकू से उसके एक पैर को काट देता है। और अब माकुटो बोलता है मैं एक टाइम पर अपनी मैजिक को चार्ज करूंगा और इस स्पाइडर के ऊपर अटैक भी करूंगा। लेकिन तभी वो स्पाइडर अपने नेट से माकुटो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन माकुटो उसके जाल को काट देता है। लेकिन तभी माकुटो देखता है कि उस मकड़ी का पैर दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। और माकुटो अपने चाकू से उसके ऊपर और भी ज्यादा अटैक करने लगता है। लेकिन वो मकड़ी अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लेती है। और अब माकुटो अपनी फायर मैजिक से उस मकड़ी के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मकड़ी बहुत ही दूर जाकर गिरती है। और अब माकुटो सेन से पूछ रहा होता है तुमने तो कहा था कि ये जख्मी होकर यहाँ से चली जाएगी, लेकिन ये तो अभी भी यहाँ पर है। और अब सेन माकुटो को बताती है मेरा मकसद था इस मॉन्स्टर को यहाँ पर बुलाकर उसे हारते हुए देखने का, जैसे कि ऐतिहासिक नाटकों में होता है। लेकिन ये मॉन्स्टर उम्मीद से ज्यादा ताकतवर है। और अब माकुटो अपने बहुत सारे फायर एरो से उस मकड़ी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो मकड़ी अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लेती है। और अब वो बड़ी सी स्पाइडर माकुटो के ऊपर अटैक करती है। और माकुटो अपने काय का यूज करता है, लेकिन माकुटो का काय टूट जाता है और वो मकड़ी माकुटो के ऊपर अटैक कर देती है। इसकी वजह से माकुटो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और अब माकुटो बोल रहा होता है ये मकड़ी मुझे खा जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं माकुटो अपने फायर मैजिक से उस स्पाइडर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वही सीन भी ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक कि माकुटो एक ही टाइम पर अपनी ब्लेड को चार्ज कर रहा है और साथ ही में उस मकड़ी के ऊपर अटैक भी कर रहा है। और अब माकुटो अपने पावरफुल वाटर मैजिक का यूज करता है, जिसकी वजह से वो मकड़ी बहुत ही दूर जाकर गिरती है। लेकिन तभी माकुटो वहीं पर बेहोश हो जाता है और सिन भी माकुटो के पास आ रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मकड़ी दोबारा से रीजनरेट हो जाती है और वो माकुटो को पकड़ लेती है। सिन अपने मन में सोच रही होती है कि मैं जल्दी वहाँ पर नहीं पहुँच पाऊंगी। लेकिन तभी वो मकड़ी बोल रही होती है कि आज तक मुझे फाइट में इतना मजा नहीं आया। लेकिन तभी वहाँ पर सेन आती है जो कि बोलती है मेरे किंग को छोड़ो, और वो उस स्पाइडर को लात मार देती है। और अब वो स्पाइडर बोलती है तुम्हारी दिक्कत क्या है और तुम हो कौन, जिस पर कि सिन बताती है कि ये मेरे किंग है और मैं इनकी एक सर्वेंट हूँ। और क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना ब्लैक स्पाइडर, मैं प्राचीन ड्रैगन सिन हूँ। जिस पर वो स्पाइडर बोलती है मुझे याद नहीं है। और अब सिन उस मकड़ी से ये भी बोलती है तुमने कहा था कि तुम हमारे किंग के साथ रहना चाहती हो, लेकिन अगर तुम इस रोप में रहोगी तो उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत होगी और तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, जिसकी वजह से तुम्हें भी एक इंसानी रूप मिल सके जैसा कि मुझे मिला था। और अब वो स्पाइडर बोलता है लेकिन उनकी मर्जी का क्या, जिस पर सिन बोलती है ये हम बाद में जान लेंगे, चलो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हैं। और अब फाइनली कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। हम देखते हैं वो स्पाइडर भी एक लड़की में चेंज हो चुकी है। सिन भी अपने मन में सोच रही होती है काश मेरे बाल भी इसकी तरह काले होते हैं। वही नेक्स्ट सीन में हम माकुटो को देखते हैं। माकुटो की आंख जैसे ही खुलती है माकुटो अपने सामने एक सुंदर सी लड़की को देखता है। माकुटो सोच रहा होता है ये कौन है। और अब वो लड़की बोलती है अब से मैं आपकी एक गुलाम हूँ और मैं आपकी एक सर्वेंट बनी रहूंगी। और ये लड़की वही स्पाइडर है जिसने की माकुटो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और अब वो स्पाइडर माकुटो को बता रही होती है कि एमा और सिन ने मिलकर आपको हील किया, जिसकी वजह से आप जल्दी ही ठीक हो गए। माकुटो अपने मन में सोच रहा होता है एमा तो काफी अच्छी हीलर है। और अब माकुटो उस लड़की से पूछता है वैसे तुम कौन हो, जिस पर कि वो लड़की बताती है ये मैं एक ब्लैक स्पाइडर हूँ और हमारा कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही पूरा हुआ अब से मैं आपकी एक सर्वेंट बन चुकी हूँ। और अब सिन वहाँ पर आती है और बोलती है माँ किंग क्या आप जाग गए। और अब माकुटो सिन को बता रहा होता है तुमने अनजाने में मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ कर दिया, जिस पर कि सिन बोल रही होती है किसी मकड़ी के साथ होने से तो ये अच्छा ही है। और अब माकुटो बोल रहा होता है मैं किस्मत वाला हूँ कि तुम लोग मेरे साथ हो, जिस पर कि उन दोनों का कुछ अलग ही रिएक्शन होता है। और अब वो बंदा माकुटो के सामने आता है और अब माकुटो बोलता है ये तो एक एल्डर डॉग है। और अब वो एल्डर डॉग बोलता है मेरा नाम है बैरन, कि आपने हमें ब्लैक स्पाइडर से बचाया, इसके लिए आपका बहुत ही ज्यादा थैंक यू। और अब सीन माकुटो को बता रही होती है कि एल्डर डॉग बहुत ही बड़े आर्टिस्ट है जो कि बहुत ही खतरनाक हथियार बनाते हैं। और अब बैरन माकुटो से बोलता है कि हमने हमारा पूरा टाइम उस बंजर जमीन पर बिताया है और हमें वहाँ पर मॉन्स्टर्स का खतरा भी है, इसलिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं क्या हम आपके साथ रह सकते हैं। जिस पर कि माकुटो भी मान जाता है। लेकिन तभी सीन माकुटो को साइड करती है और बोलती है यहाँ पर रहने की कुछ शर्त है, तुम्हें हमारे लोगों के लिए हथियार उपलब्ध करवाने होंगे और शादी में तुम्हें हमारे किंग को अपना महाराज मानना होगा। जिस पर कि एल्डर डॉग मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माकुटो को जो कि एक पहाड़ के ऊपर होता है और माकुटो अपने सामने देखता है जहाँ पर एक इंसानी गांव होता है। माकुटो अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं अभी निकलूंगा तो मैं वहाँ पर जल्द ही पहुंच जाऊंगा। और अब सीन माकुटो से बोलती है कि हमें आपसे एक काम है। नेक्स्ट सीन में हम माकुटो सीन और उस लड़की को देखते हैं और अब सीन माकुटो को बताती है कि आपको हम दोनों को एक नाम देना होगा। जिस पर कि माकुटो भी थोड़ा सा शौक होता है और बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पर अपने नाम को चूज करने के लिए बुलाया है। और अब सीन बोलती है ये बहुत जरूरी काम है, नहीं तो यहाँ के लोग हमें कैसे बुलाएंगे। और अब माकुटो बोलता है तो तुम्हारा नाम मिस स्पाइडर और मिस ड्रैगन कैसा रहेगा। और ये दोनों नाम उन दोनों को पसंद नहीं आते। लेकिन अभी माकुटो बोलता है सिन तुम्हारा नाम होगा टोमो और तुम्हारा नाम होगा मियू। और दोनों ही अपना नाम सुनकर काफी ज्यादा खुश थे। और आप नेक्स्ट सीन उठा है अगले दिन का जहाँ पर टोमो और मियू ने एक सभा बुलाई होती है। माकुटो भी ये सब चीज देखकर काफी ज्यादा शौक था कि ये भाई यहाँ पर चल क्या रहा है। और अब सिन बोलती है आज से मेरा नाम होगा टोमो और वो लड़की बोलती है आज से मेरा नाम होगा मियू, आपको हम दोनों को इसी नाम से बुलाना होगा। और अब सभी लोग माकुटो के नाम को डिसाइड कर रहे होते हैं और सभी लोग अलग अलग नाम को सोच रहे होते हैं। लेकिन अभी माकुटो बोलता है तुम मुझे मिसिमी या फिर माकुटो बोल सकती हो। लेकिन उन सभी लोगों ने मिलकर माकुटो को
का नाम नवाब साहब रखा था, जिस पर कि माकोटो भी राजी हो जाता है। और अब वहाँ पर एल्डर डॉग का मुखिया आता है, जो कि बोलता है हमें ये चीज देखकर खुशी हुई कि देवी ने खास मकसद से आपको यहाँ पर भेजा है। लेकिन अभी माकोटो गुस्से में आ जाता है और बोलता है उस देवी के आदेश को मैं कभी भी नहीं मानूंगा, क्योंकि उसने मुझे आसमान से नीचे फेंक दिया था। और अब एल्डर डॉग बोलता है कि आपको देवी ने नहीं भेजा है, जिस पर कि माकोटो उसे मना कर देता है। और अब टोमो और म्यू अपने अपने सपोर्टर से माकोटो को मिलवाती है और थोड़ी देर की बातचीत के बाद माकोटो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन म्यू और टोमो माकोटो से पूछती है कि आप कहाँ पर जा रहे हो। और अब माकोटो बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब मेरी ख्वाहिश है कि मुझे किसी इंसान को देखना है। और अब माकोटो फाइनली इंसानों के गांव पहुंच चुका है, जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। माकोटो बोल रहा होता है ये तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन तभी वो लड़की माकोटो को देखकर वहाँ से भागने लगती है और बोलती है कि मॉन्स्टर मुझसे दूर रहो। माकोटो भी ये सब सुनकर काफी ज्यादा शौक था। माकोटो अपने मन में सोच रहा होता है कि शायद मेरे पीछे कोई मॉन्स्टर होगा, लेकिन उसके पीछे कोई भी मॉन्स्टर नहीं होता। और अब माकोटो जैसा ही इंसानों के गांव पहुंचता है, सभी लोग माकोटो के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। और माकोटो ये सब चीज देखकर काफी ज्यादा शौक था। वो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाओ, लेकिन माकोटो को बोलने से पहले ही वो सभी माकोटो के ऊपर अटैक कर देते हैं। और अब माकोटो अपनी पास्ट की चीजों को याद कर रहा होता है कि देवी ने उसे पावर दी थी कि वो इंसानों के अलावा सभी से कम्युनिकेट कर सकता है। माकोटो बोल रहा होता है उस देवी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माकोटो को, जो कि अपने गांव में बैठा होता है और माकोटो काफी ज्यादा नाराज होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एमा आती है, जो कि बोलती है कि माकोटो मैंने सुना है तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ। और अब माकोटो उन सभी को बता रहा होता है कि मुझे इंसानी लैंग्वेज नहीं आती। और अब एमा बोलती है शायद आप कॉमन की बात कर रहे हो। कॉमन का मतलब यानी कि इंसान। एमा बता रही है कि कॉमन लोगों में बहुत ही ज्यादा दिमाग होता है। और अब माकोटो बोलता है क्या तुम्हें कॉमन बोलनी आती है, जिस पर कि एमा के साथ साथ म्यू और टोमो भी हाँ बोल देती है, जिस पर कि माकोटो और भी ज्यादा अपसेट हो जाता है। और अब माकोटो उन सभी से पूछ रहा होता है वैसे मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन उन्होंने मुझ पर अटैक क्यों किया, जिस पर कि सिन माकोटो को बता रही होती है मेन वजह है आपकी पावर, क्योंकि आप यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हो। और अब माकोटो पूछता है वैसे उन लोगों को लग क्या रहा था, जिस पर कि सिन माकोटो को बताती है जैसे कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स उन इंसानों की तरफ आ रहे हों, जिस पर कि माकोटो भी काफी ज्यादा शौक होता है। और अब एमा माकोटो को बताती है कि हम आपकी पावर्स को कम कर सकते हैं, अपने अंदर महसूस करिए और अपनी पावर्स को कम कीजिए। और माकोटो बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिस पर कि म्यू बताती है एक मॉन्स्टर कम हो चुका है, जिस पर कि माकोटो बोलता है इतना काफी नहीं है। और अब माकोटो बोलता है मैं उन इंसानों के गांव जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कॉमन लैंग्वेज को सीखूंगा और मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माकोटो को, जो कि बहुत सारी किताबों को पढ़ रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मैंने जोश जोश में हाँ तो बोल दिया, लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन अभी वहाँ पर एल्डर डॉग का मुखिया आता है, जो कि बोलता है महाराज हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं, इस अंगूठी को पहनते ही आपकी सारी पावर कम हो जाएगी। और माकोटो जैसे ही उस अंगूठी को पहनता है वो अंगूठी ही टूट जाती है। और अब वो एल्डर डॉग बोलता है मुझे इससे भी कोई स्ट्रॉन्ग चीज बनानी होगी। वही नेक्स्ट सीन में हम म्यू और माकोटो को देखते हैं। माकोटो को इस कॉमन लैंग्वेज को सीखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन तभी माकोटो अपने मैजिक से वर्ड टाइप करता है और अब माकोटो बोलता है मैं इसका यूज भी कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एल्डर डॉग आता है, जो कि माकोटो से बोलता है इस बार मैंने ये वाली अंगूठी बनाई है। और उस रिंग को पहनते ही माकोटो की पावर बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, इस पर कि माकोटो बोलता है ये तो काम कर रही है। वही नेक्स्ट सीन में हम माकोटो, म्यू और टोमो को देखते हैं, जो कि इंसानी गांव जाने के लिए तैयार होते हैं और वो लोग इंसानी गांव पहुंच जाते हैं। और इंसानों के गांव पहुंचकर माकोटो भी काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो एक बोर्ड को देखते हैं, जो कि एडवेंचरर गिल्ड का था। और अब वो सभी लोग एडवेंचरर गिल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट माकोटो से बोल रही होती है कि आपके कपड़े काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन तभी म्यू बोलती है कि ये एक अमीर कंपनी के वारिस है और इन्हें अपनी पहचान बताना पसंद नहीं है और ये बोलकर बातचीत नहीं कर सकते। और अब वो रिसेप्शनिस्ट उन सभी को अपने एडवेंचर और मिशन के बारे में समझाने लगती है कि आपको ई रैंक के मिशन से स्टार्ट करना होगा और वैसे आप एक ट्रेडिंग कंपनी के मालिक है तो आपका रजिस्ट्रेशन मर्चेंट गिल्ड में होना चाहिए। जिस पर कि माकोटो बोलता है मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड खो दिया है। जिस पर कि रिसेप्शनिस्ट बोलती है आपका कार्ड बस एक और बार बनेगा, उसके लिए आपको सी के शहर जाना होगा। उधर हम देखते हैं कि वो रिसेप्शनिस्ट म्यू और टोमो के लेवल को चेक कर रही होती है, लेकिन वो मीटर उनके लेवल को चेक नहीं कर पा रहा होता है। और अब वो रिसेप्शनिस्ट और भी बड़े मीटर को बुलवाती है और अब हमें पता चलता है कि टोमो का लेवल 1320 है और वहीं म्यू का लेवल 1500 है, जिसे देखकर टोमो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उन दोनों का रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाता है। और अब टोमो रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि मुझसे हाई लेवल पर कौन है, जिस पर कि वो लड़की बोलती है 2 लोग हैं जिनका लेवल 920 है, जो कि एक ड्रैगन शिकारी है जिनका नाम है अल्फा और लेंसर। और अब वो लड़की माकोटो के पास आती है और बोलती है हम आपका लेवल भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वही माकोटो का लेवल बस 1 ही होता है। और अब वो सभी एक होटल में जाते हैं जहाँ पर वो अपने लिए एक रूम लेते हैं। और अब वही माकोटो टोमो को बता रहा होता है कि कुछ लोग हैं जो कि हमारा पीछा कर रहे थे और वैसे भी व्यापारी एक आसान शिकार होते हैं और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि आज तुम हमारे सामान को प्रोटेक्ट करोगी। और अब हम देखते हैं कि टोमो अपनी गाड़ी के पास बैठी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि टोमो के ऊपर अटैक कर देते हैं। वही नेक्स्ट सीन में हम म्यू और माकोटो को देखते हैं। म्यू अपने मन में सोच रही होती है कि नवाब साहब के साथ खाना खाने का बहुत ही कम मौका मिलता है, लेकिन तभी उनके सामने एक लड़की आती है और अब माकोटो के पास एक लड़की आती है। माकोटो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की बिल्कुल भी भटकी हुई नहीं लगती। और अब माकोटो म्यू से बोलता है क्या तुम इसे संभाल सकती हो। और अब म्यू उस लड़की के पास आती है और बोलती
बोलती है अगर तुम्हें हमसे कोई काम नहीं है तो हमारे रास्ते से हट जाओ। और म्यू की वजह से वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। और अब माकोटो म्यू से बोलता है क्या कोई छोटे बच्चे से ऐसे बात करता है। और अब माकोटो उस लड़की से पूछता है इतनी रात गए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर की वो लड़की रोने लगती है। माकोटो सोच रहा होता है शायद इसे हमें हमारे होटल ले जाना होगा, जिस पर की म्यू बिल्कुल भी राजी नहीं होती। हम देखते हैं माकोटो को कोई बंदा छुप कर देख रहा होता है। और अब नेक्स्ट सीन होता है माकोटो के होटल का। और अब माकोटो उस लड़की से पूछ रहा होता है क्या तुम्हारी कोई फैमिली है, जिस पर की वो लड़की बोलती है मेरा नाम है रेनॉन और मेरी एक बड़ी बहन है और हम दोनों साथ में सफर पर निकले थे, लेकिन मैं मेरी बहन से बिछड़ गई और तब से मैं उसे ढूंढ रही हूँ। और अब माकोटो रेनान से बोलता है तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था, जिस पर की रेनान बोलती है करीबन 1 महीने पहले। और अब म्यू भी बोल रही होती है शायद इसे हमारी मदद की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ गुंडों को जो कि माकोटो की गाड़ी को लूटने के लिए आए होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टोमोई आती है जो कि बोलती है तुम हमारी गाड़ी के पास क्या कर रहे हो। और टोमोई एक एक करके सभी गुंडों को मारने लगती है और वो थोड़ी देर की फाइट के बाद सभी लुटेरों को मार देती है। लेकिन तभी टोमोई देखती है कि एक बंदा वहाँ से भाग रहा है, लेकिन टोमोई अपनी स्पीड का यूज करते हुए उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। और अब टोमोई उस बंदे को माकोटो के पास लेकर जाती है। माकोटो देखता है ये तो एक लड़की है, लेकिन तभी वहाँ पर रेनॉन आती है जो कि माकोटो से बोलती है कि आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया क्योंकि आपने मुझे यहाँ पर रहने दिया। और अब माकोटो रेनॉन से बोलता है हमारे पास एक इंसान का खाना है और एक बेड भी है, तुम आराम से खाना खाकर वहाँ पर सो सकती हो। लेकिन तभी टोमोई बोलती है वो खाना और बेड तो मेरा है। और अब रेनॉन माकोटो से बोलती है कि मैंने अपनी बहन की फोटो बनाई है और माकोटो उस फोटो को देखकर काफी ज्यादा शौक था। नेक्स्ट में हम टोमो और माकोटो को देखते हैं जो कि उस लड़की की मेमोरी को चेक कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर म्यू भी आ जाती है। माकोटो बोलता है कि इन सभी लुटेरों का रेनॉन से कोई ना कोई रिलेशन है, शायद इन्होंने ही रेनॉन की बहन को किडनैप किया होगा। और अब माकोटो म्यू और टोमो से बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम रेनॉन के सिस्टर को ढूंढो। और वो दोनों भी वहाँ से चली जाती है। और अब माकोटो उस लड़की की फोटो को देख रहा होता है। माकोटो सोच रहा होता है ये शायद वो नहीं हो सकती, लेकिन ये हाशिगावा की तरह ही दिखती है। नेक्स्ट सीन में हम म्यू और टोमो को देखते हैं। म्यू टोमो से बोल रही होती है कि जब से नवाब साहब ने उस लड़की की फोटो देखी है तब से वो बिल्कुल ही अलग ही बिहेव कर रहे हैं, शायद वो उस लड़की को जानते होंगे। लेकिन तभी टोमो बोलती है इस दुनिया में उनका कोई भी दोस्त नहीं है। इस वक्त म्यू बोलती है तुम इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकती हो, जिस पर टोमो बोलती है क्योंकि मैंने उनकी मेमोरी पढ़ी है। और ये सब सुनकर म्यू को काफी ज्यादा जलन हो रही होती है। नेक्स्ट में हम माकोटो और रेनॉन को देखते हैं जो कि मार्केट जा रहे होते हैं अपनी चीजों को बेचने के लिए। वही रेनॉन अपने पास्ट के बारे में याद कर रही होती है। हम देखते हैं रेनॉन की बहन रेनॉन को बता रही होती है कि हमारे ऊपर काफी ज्यादा कर्जा हो गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सीके शहर चली जाओ और मैं यहाँ का कर्जा लौटाकर वहाँ पर जल्दी आऊंगी। हम देखते हैं रेनॉन की सिस्टर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और रेनॉन वहाँ से भागकर जा रही होती है। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक बंदा मिलता है जो कि बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ से आसानी से भागने दूंगा। वही नेक्स्ट सीन में हम रेनॉन की सिस्टर को देखते हैं जो कि एक यहाँ पर पड़ी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर म्यू और टोमो भी आ जाती है। टोमो बोल रही होती है इसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब है। और तभी म्यू अपने हीलिंग मैजिक से उसे हील कर देती है। वही वो लड़की भी सोच रही होती है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। और म्यू टोमो से बोल रही होती है कि हमें इसे नवाब साहब के पास ले जाना होगा। और अब वो सभी लोग जैसे ही बाहर जाते हैं कुछ लोगों ने रोक लेते हैं। और अब एक बंदा बोलता है तुम कहाँ पर जा रही हो। और अब टोमो बोलती है तुम कौन हो, जिस पर की वो लड़की बोलती है ये जेसुआ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर है और इसकी रैंक एस है। वही नेक्स्ट सीन में हम माकोटो और रेनॉन को देखते हैं। माकोटो अपने मन में सोच रहा होता है कि हमारी दुनिया की फल बस यहाँ पर 500 सिक्के में ही बिके। और अब माकोटो रेनॉन से बोलते हैं हम पहुंच चुके हैं। लेकिन तभी रेनॉन बोलती है मुझे कुछ काम है, मैं अभी अपने घर से वापस आती हूँ। माकोटो अपने मन में सोच रहा होता है रेनॉन ने मुझसे पिछले बार कहा था कि मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया गया है, इसका मतलब ये है ये उन सभी लोगों के पास जा रही है जिसने कि इसे ये सब काम करने को कहा था। और अब माकोटो अपने एक स्किल का यूज करता है जिससे कि वो एक रेंज के अंदर रेनॉन की बातों को सुन सकता है। हम देखते हैं एक बंदा रेनॉन से बोल रहा होता है आने में इतनी देर कैसे लग गई। और अब रेनॉन उस बंदे को बता रही होती है कि कल रात को बहुत से लोगों ने हमारी गाड़ी के फल चुराने की कोशिश की। और अब वो बंदा बोलता है वो हमारे ही लोग थे। और रेनॉन उस बंदे को ये भी बता रही है कि माकोटो उन सभी फल को एक धुंध की दुनिया से लाया है और उन सभी फल को बेचकर उसे 500 सोने के सिक्के मिले। जिस पर कि वो बंदा बोलता है क्या 500 सोने के सिक्के, तो जाओ मेरे लिए उस फल को चुरा कर लाओ। जिस पर कि रेनॉन मना कर देती है। और अब वो बंदा बोलता है अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा कर्जा जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और अब रेनॉन बोलती है मैं चोरी नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अपनी सिस्टर के लिए ये सब करना होगा। वही नेक्स्ट सीन में हम माकोटो को देखते हैं जिसने कि इन सभी चीजों को सुन लिया होता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टोमो और मियू को। और अब टोमो उस बंदे से बोल रही होती है क्या तुम इस लड़की को बचाने के लिए नहीं आए हो। जिस पर कि बंदा बोलता है क्या मैं, बिल्कुल भी नहीं। और अब उस बंदे के पीछे उसके साथी भी आ जाते हैं। और अब टोमो बोलती है अच्छा इसका मतलब ये है तुम बस यहाँ के हीरो बनने का नाटक करते हो और अपने लोगों से बुरे काम करवाते हो। लेकिन तभी एक बंदा बोलता है तुम तो वही हो जिसका लेवल 1000 से भी ज्यादा है। और अब वो बंदा बोलता है अगर तुम्हारा लेवल 1000 से ज्यादा है तो तुम्हें बहुत ही बड़े बड़े मिशन मिलेंगे। और जैसे कि तुमने सुना ही होगा कि जेसुआ में एक मॉन्स्टर ने अटैक किया था जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल था, शायद तुम्हें उसे हराने का मिशन मिल सकता है। इस वक्त टोमो और म्यू बोलती है हम उसे नहीं हरा सकते। और अब वो बंदा बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसो आराम दूंगा और तुम्हें कुछ फाइटिंग स्किल्स भी सिखा दूंगा।
जिसपे कि टोमो और मियू उसे मना कर देते हैं। और अब वो बंदा बोलता है, अच्छा तुम उस बंदे के बहुत ही ज्यादा वफादार हो, लेकिन मेरी नजर में वो बंदा अमीर तो है लेकिन वो बेवकूफ है और वो मुखौटा पहनता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो बदसूरत हो। लेकिन ये सब सुनकर टोमो और मियू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उस बंदे के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उस बंदे ने अपने शील्ड से उनके अटैक को रोक दिया होता है और अब वो सभी लोग मियू और टोमो के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वही टोमो अपने एक ही अटैक से उस शील्ड को तोड़ देती है और उन सभी लोगों की मार मार कर हालत खराब कर देती है। और मियू भी उन सभी लोगों को बहुत ही इजीली मार रही होती है और उन सभी लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और अब टोमो मियू से बोल रही होती है, ये जगह वैसे काफी ज्यादा छोटी है। और अब वो दोनों उस बिल्डिंग को ही तोड़ देते हैं। और अब टोमो मियू से बोल रही होती है कि मैंने तुमसे ज्यादा 2 लोगों को मारा है। लेकिन तभी मियू भी बोलती है, मैंने तुमसे ज्यादा लोगों को मारा है। और उन दोनों की इस पर काफी ज्यादा बहस चल रही होती है। और अब टोमो उस लड़के से बोलती है, अब मेरा कमाल देखना। और टोमो बस अपने एक ही अटैक बहुत सारे घर को तबाह कर देती है। और अब टोमो उस लड़की से बोलती है, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? जिसमें कि वो लड़की भी हाँ बोलती है। लेकिन वही मियू भी अपनी पावर से बहुत सारे घर को तबाह कर देती है। और दोनों की आपस में बहस चल रही होती है कि मैंने तुमसे ज्यादा लोगों को मारा है। और वो दोनों अपनी पावर का शो ऑफ करते हुए पूरी सिटी को तबाह करने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि रेनॉल्ड अपनी सिस्टर को ढूंढ रही होती है और तभी उसे अपनी सिस्टर वहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माकोटो के होटल को, जहाँ पर वो दोनों बहनें सभी को थैंक यू बोल रही होती है। और अब वो दोनों आराम से सो जाती है। और अब माकोटो मियू से बोलता है, क्या तुम स्पाइडर सेल्स बना सकती हो? जिस पर कि मियू बोलती है हाँ। और अब माकोटो उन दोनों को उसी स्पाइडर सेल से बांध लेता है और बोलता है, अच्छा हुआ कि मैं एक तीर कमान ले आया था। माकोटो उन सभी को बता रहा होता है, तुमने टोबा को बचाकर तो अच्छा किया, लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? हम इस सिटी को सुधारना चाहते थे, न कि तबाह करना। और अब माकोटो अपने तीर कमान के तीर को छोड़ता है और टोमो और मियू भी उसी के साथ उड़कर चली जाती है। और अब हम देखते हैं कि माकोटो जेत्सुया से सी के शहर की तरफ निकल जाता है और वो एक एडवेंचरर गिल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पर एक बंदा रिसेप्शनिस्ट को बता रहा होता है, क्या आपको पता चला कि जेत्सुया सिटी अब तबाह हो चुकी है? 2 मॉन्स्टर्स ने उस सिटी को तबाह कर दिया। वही माकोटो अपने मन में सोच रहा होता है, हमने वहाँ पर सभी की याददाश्त भुला दी और उसके बाद हम यहाँ पर आ गए। और अब माकोटो उस लड़की से बोलता है, जेत्सुया सिटी में हमने एडवेंचरर गिल्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। और अब वो लड़की बोल रही होती है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आने से पहले ही जेत्सुया तबाह हो गया और अब आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। वही अब माकोटो सोच रहा होता है, इन सभी की जड़ टोमो और मियू है। और अब माकोटो टोमो से बोलता है, तुमने ये सभी चीजें किस लिए की और क्या तुम ये डिफरेंस देखना चाहती हो कि मियू और तुम में सबसे ज्यादा कौन पावरफुल है? और अब माकोटो टोमो से बोलने लगता है कि एक बार की बात है कि जब सामुराई अपने सफर पर निकला करते थे अपनी स्किल्स और लेवल को बढ़ाने के लिए, वही टोमो भी अपने मन में सोच रही होती है, अगर मैं भी एक योद्धा के सफर पर जाऊंगी तो मेरा लेवल मियू से ज्यादा हो जाएगा। और अब टोमो योद्धा के सफर पर चली जाती है और अब मियू भी अपने मन में सोच रही होती है, टोमो तो अपनी ट्रेनिंग पर जा चुकी है, इसका मतलब नवाब साहब और मैं अकेले हैं। मैंने यही सोचा था, लेकिन मुझे इन सभी लोगों को भी अपने साथ लाना पड़ा। वही छोटी रेनॉन भी अब मियू से बोल रही होती है, मुझे पता है कि आप माकोटो को पसंद करती हो, जिसको कि रेनॉन उनसे मना करने लगती है। लेकिन वही रेनॉन अपने मन में सोचती है, ये लड़की तो समझदार है। और अब माकोटो को पहले ही सेंस हो जाता है कि आगे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। और माकोटो मियू से बोलता है, क्या तुम उन सभी मॉन्स्टर्स को मार सकती हो? जिस पर कि मियू भी हाँ बोल देती है और मियू बस अपने एक अटैक से उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है। सभी लोग मियू की तारीफ कर रहे होते हैं। और अब माकोटो बोलता है, चलो अब आगे चलते हैं। लेकिन अभी टोबा बोलती है कि हम इन सभी मॉन्स्टर्स की बॉडी को इकट्ठा नहीं करने वाले, क्योंकि बाजार में इनकी कीमत काफी ज्यादा अच्छी होती है। और अब वो सभी उन सभी मॉन्स्टर्स की आंखें निकाल लेते हैं। और अब वो लोग ऐसे ही मॉन्स्टर्स का सामना करते हो सी के शहर के पास पहुंच ही जाते हैं। लेकिन तभी टोबा माकोटो से बोलती है कि मैंने बहुत ही कीमती चीजें इकट्ठा कर ली है और क्या कुजुनुआ ट्रेडिंग कंपनी ट्रांसपोर्ट के फायदे देती है। वही माकोटो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने अपनी कंपनी का नाम कुजुनुआ ट्रेडिंग कंपनी रखा है। लेकिन तभी रेनॉन बोलती है कि आगे बहुत ही सारे मॉन्स्टर्स है। और अब माकोटो उस लड़के से बोलता है, तुम जाकर उन मॉन्स्टर्स को हरा दो। लेकिन तभी वो लड़का बोलता है, मैं उनके हाथों मारा जाऊंगा। और माकोटो अब मियू से बोलता है, मियू उसके लिए मान जाती है। लेकिन तभी टोबा बोलती है, उनकी आंखें और उनके सिर को बचा लेना और उनकी बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। जिस पर कि मियू बोलती है, मैं ये नहीं कर सकती। और अब मियू बोलती है, नवाब साहब आपको ये करना होगा, क्योंकि मुझसे हर बार यही कहा जाता है कि मुझे इस चीज को बचाना है या फिर उस चीज को, मुझसे ये नहीं होगा। और अब माकोटो अपने तीर कमान को लेकर नीचे उतर जाता है और माकोटो उन सभी मॉन्स्टर्स को बहुत ही इजीली मार रहा होता है। और कुछ देर के बाद माकोटो उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। और अब सभी लोग माकोटो की तारीफ कर रहे होते हैं कि उसने बहुत ही इजीली इन सभी रूबी आइस को हरा दिया। और अब वो सभी लोग रूबी आइस की आंखें निकाल लेते हैं। और कुछ देर के सफर के बाद वो सभी सी का शहर पहुंच जाते हैं। और अब हम माकोटो को एक एडवेंचरर गिल्ड में देखते हैं, जहाँ पर उसने अपना दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवा लिया होता है। और अब माकोटो अपने मिशन को देख रहा होता है। लेकिन तभी माकोटो अपने एक एस रैंक के मिशन को देखता है कि एक कंपनी को रूबी आइस की आंखों की जरूरत है। माकोटो भी सोच रहा होता है कि यार टाइमिंग तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तभी वहाँ पर टोबा भी आ जाती है, जो कि माकोटो से बोलती है, इस सफर के दौरान हमारा लेवल पहले से काफी ज्यादा
बढ़ चुका है। वही अब माकोटो टोबा से बोलता है, चलो हम चीजों का बंटवारा कर लेते हैं। और माकोटो टोबा से रूबी आइस की 12 आंखें मांग लेता है। और अब टोबा माकोटो से बोलती है कि अब हमें अलविदा बोलना होगा। जिस पर कि माकोटो बोलता है, अलविदा बोलने से पहले क्या हम एक पार्टी कर सकते हैं? जिस पर कि टोबा बोलती है, मैं एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर आपको बताऊंगी, उससे पहले हमें हमारे कार्ड को स्कैन करना होगा ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं। माकोटो बता रहा होता है कि यहाँ का गिल्ड कार्ड हमारी दुनिया के स्मार्टफोन के बराबर है, जिससे हम किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और ये कार्ड हमारे बहुत ज्यादा काम आता है। और हमने एक सीन होता है अगले दिन का, जहाँ पर वो सभी लोग साथ में बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं और सभी लोग माकोटो की तारीफ कर रहे होते हैं कि माकोटो तीर कमान बहुत ही अच्छा चलाता है। लेकिन तभी वहाँ पर माकोटो का दोस्त आता है जो कि माकोटो के कंधे पर हाथ रख देता है। लेकिन ये बात मियू को पसंद नहीं आती और सभी लोग आराम से पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी टोबा बोलती है, क्या तुमने रैम रैम कंपनी का काम चुना है? जिस पर कि माकोटो बोलता है हाँ। और अब टोबा माकोटो को बताती है, लेकिन वो कंपनी थोड़ी सी अजीब है। नेक्स्ट सीन में हम मियू और माकोटो को देखते हैं जो कि अपनी होटल वापस जा रहे होते हैं। और अब माकोटो मियू से बोलता है, मैं हमारी गाड़ी के पास से अभी आता हूँ, जब तक तुम हमारे कमरे के पास चलो। वही मियू भी अपने मन में सोच रही होती है, आज मैं और नवाब साहब बस अकेले हैं और टोमो के आने के कोई भी चांस नहीं लगते। इसका मतलब तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मियू को उसके रूम में। मियू अपने मन में सोच रही होती है, यहाँ पर 2 बेड है, लेकिन अगर यहाँ से एक बेड गायब हो जाए तो। लेकिन तभी वहाँ पर माकोटो आ जाता है और अब माकोटो मियू से बोलता है, कल हम हमारी दुनिया में वापस जाएंगे और टोमो से मिलेंगे। और अब माकोटो अपने बिस्तर पर सो जाता है। वही टोमो भी ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक थी। टोमो सोच रही होती है, क्या हम कुछ करने नहीं वाले हैं क्या? टोमो बोलती है, मुझे पहले इस बिस्तर को तोड़ देना चाहिए था। और अब अगले दिन मियू और माकोटो अपनी दूसरी दुनिया में वापस आते हैं, जहाँ पर उन्हें छोटी सिन और एमा मिलती है। और अब एमा माकोटो को बता रही होती है कि हमने हर प्रजाति के लोगों को अपना अपना काम दे दिया है और सभी लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। और अब माकोटो एमा से पूछता है, क्या तुम्हारी टोमो से बात हुई है? जिस पर कि एमा मना कर देती है। और माकोटो छोटी सिन से भी पूछता है, लेकिन सिन भी मना कर देती है। और अब माकोटो के पास एल्डर डॉग आते हैं। वही माकोटो यही सोच रहा होता है, इस बुड्ढे की छड़ी कहाँ गई? लेकिन तभी एल्डर डॉग बताता है कि मैंने चलने के लिए कुछ उपकरण बनाए हैं। नेक्स्ट सीन में हम माकोटो और उस एल्डर डॉग को देखते हैं। एल्डर डॉग माकोटो को बता रहा होता है कि हमने आपके लिए कुछ आर्मर बनाए हैं जो कि आपको फाइट में काफी ज्यादा काम आएंगे। लेकिन माकोटो बोलता है, लेकिन मुझे इनकी जरूरत नहीं है। वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि हमारी चीज नवाब साहब को पसंद नहीं आई, शायद हमसे कोई गलती हुई है। लेकिन तभी माकोटो एक जैकेट को चूज कर लेता है। वही एल्डर डॉग माकोटो को बता रहा होता है कि ये जैकेट बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि आपको फिजिकल अटैक से बचाएगा और ये आपकी पावर को भी सोख लेगा, जिससे कि आप अपनी पावर्स को छिपा सकेंगे। और माकोटो उस ड्रेस को पहन लेता है। लेकिन उस जैकेट के पहनने के दूसरे ही सेकंड वो जैकेट पूरी तरीके से मैजिकल पावर से भर जाता है। वही अब माकोटो एल्डर डॉग से बोलता है कि आप मेरे लिए कुछ ऐसी चीज बना सकते हैं जो कि मेरी पावर्स को सोख सके, जिस पर कि एल्डर डॉग भी मान जाते हैं। वही हम नेक्स्ट सीन में माकोटो को सी के शहर में देखते हैं और आज रैम रैम कंपनी के सीईओ से माकोटो की मीटिंग होती है और माकोटो अपने जरूरी चीज को लेकर वहाँ पर आ चुका है। और अब देखते हैं रैम रैम कंपनी के सीईओ और माकोटो बैठे होते हैं। और अब सीईओ बोलता है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है और हमारे बीच बातचीत करने जैसा कुछ है भी नहीं। माकोटो सोच रहा होता है, मैंने जितना सोचा था ये उतना आसान नहीं है। और अब हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एडवेंचरर गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट से पूछ रहा होता है कि वो बंदा कौन था जिसने रैम रैम कंपनी के काम को चूज किया है। जिस पर कि वो बंदा बोलता है, उस बंदे ने मास्क लगा रखा था और उसकी हाइट छोटी थी। वही नेक्स्ट सीन में हम माकोटो और सीईओ को देखते हैं। और अब सीईओ बोलता है, मैं रैम रैम कंपनी का मालिक हूँ और मेरा नाम पैट्रिक है। और अब माकोटो पैट्रिक से बोल रहा होता है, मैं किसी वजह से लिखकर ही बातचीत कर सकता हूँ। और अब पैट्रिक बोलता है, वैसे आपको सी के शहर आए हुए कितना टाइम हो चुका है? जिस पर कि माकोटो बोलता है, बस कुछ ही दिन हुए हैं। और अब पैट्रिक माकोटो से बोल रहा होता है, मैं ज्यादा सभी एडवेंचरर को जानता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम पहली बार सुना है। और अब माकोटो बोलता है, मेरी रैंक ये और मेरा लेवल 1 है और मैं आगे जाकर अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी शुरू करूंगा और वैसे भी ये मेरा पहला मिशन है। जिसमें कि पैट्रिक बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम हमारी कंपनी से रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, आपकी बातचीत करने का तरीका गलत है और हमारी बातचीत यहीं पर खत्म होती है। और अब पैट्रिक ये भी बोल रहा होता है, तुम्हें हमारी कंपनी में आने से पहले रूबी आइस के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए थी। और अब माकोटो बोलता है, मुझे पता था ऐसा ही होगा। पैट्रिक बोलता है, रूबी आइस बहुत ही कम पाई जाती है। लेकिन तभी माकोटो पैट्रिक के सामने 2 रूबी आइस रख देता है और तभी पैट्रिक भी काफी शौक होता है। पैट्रिक बोलता है, मुझे माफ करना, मैं इन सभी चीजों को देखकर इस पर विश्वास नहीं कर पाया। और अब माकोटो बोलता है, क्या आप वैसे मुझे बता सकते हैं कि आपको रूबी आइस क्यों चाहिए? और अब पैट्रिक माकोटो को बताता है कि हम रूबी आइस की मदद से एक दवा बनाने वाले हैं जिसका नाम एब्रोसिया होगा, क्योंकि मेरी पत्नी और दोनों बेटियां जिन्हें की एक श्राप मिला है और उसी श्राप को खत्म करने के लिए मुझे एब्रोसिया की जरूरत है। और अब माकोटो पैट्रिक से पूछता है, वैसे ये श्रापित बीमारियां होती क्या है? जिस पर कि पैट्रिक बोलता है, श्रापित बीमारियां वो होती है जो कि विच डॉक्टर्स करते हैं कि हमने उस विच डॉक्टर को पकड़ लिया है, लेकिन उसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला और अब वो मर चुका है। और अब माकोटो बोलता है, मेरे पास एक बंदा है जो कि इस दवा को बना सकता है, जिससे आपकी मदद भी हो जाएगी और हमारा टाइम भी कम खर्च होगा। और अब पैट्रिक बोलता है, हमें एक बोतल को बनाने के लिए 2 रूबी आइस की जरूरत है। और अब माकोटो बोलता है, वैसे भी मेरे पास बहुत सारी रूबी आइस है। जिसमें कि पैट्रिक भी ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। और अब माकोटो पैट्रिक से बोलता है, अब मुझे
जाकर मर्चेंट गिल्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और अब पेड्रिक बोलता है उम्मीद है आप टेस्ट पास कर लेंगे। और टेस्ट का नाम सुनकर तो माकोटो काफी ज्यादा शौकी रह जाता है। वही नेक्स्ट सीन होता है मर्चेंट गिल्ड का। और अब माकोटो उस लड़की से पूछ रहा होता है वैसे टेस्ट में होता क्या है। और अब वो लड़की माकोटो को बता रही होती है आपके 2 टेस्ट होंगे, एक रिटर्न टेस्ट और एक प्रैक्टिकल टेस्ट। रिटर्न टेस्ट को पास करने के बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जिसमें आपको जानवरों की जरूरी ऑर्गन्स को ढूंढकर लाना होगा जो कि काफी ज्यादा कीमती होते हैं। और वैसे आप रिटर्न टेस्ट को पास करने के लिए इस मैनुअल का यूज कर सकते हैं। इसकी कीमत 2 सोने के सिक्के हैं। जिसे सुनकर माकोटो भी काफी ज्यादा शौक होता है, लेकिन माकोटो उसे खरीद ही लेता है। और अब माकोटो उस लड़की से बोलता है क्या मैं इस टेस्ट को अभी दे सकता हूँ, जिस पर की वो लड़की भी काफी ज्यादा शौक होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माकोटो एक रूम में बैठा होता है जहाँ पर वो उसी मैनुअल को पढ़ रहा होता है। और अब वहाँ पर टीचर आ जाता है जो कि माकोटो का टेस्ट लेने वाला होता है। और अब माकोटो का टेस्ट शुरू हो जाता है। माकोटो अपने मन में यही सोच रहा होता है इस टेस्ट को तो कोई नॉर्मल बच्चा भी दे देगा। और अब वो टीचर बोल रहा होता है शायद ये टेस्ट काफी ज्यादा कठिन होगा, लेकिन तभी माकोटो बोलता है टेस्ट हो गया। और ये सुनकर तो वो टीचर भी काफी ज्यादा शौक होता है कि अभी भी तुम्हारे पास हाफ टाइम बचा है और मैंने आज तक किसी भी बंदे को इतनी कम टाइम में टेस्ट करते हुए नहीं देखा। और अब तुम्हारा प्रैक्टिकल टेस्ट शुरू होता है। तुम्हें 4 चीजों को इकट्ठा करना होगा। और वो बंदा माकोटो को 4 चीजें बता देता है। और वो बंदा बोलता है इन सभी चीजों को लाने के लिए तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है और शायद तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। इन सभी चीजों को लाने के लिए कम से कम तुम्हें लेवल 15 का होना हो, तभी तुम इन सभी चीजों को इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन अगले दिन ही माकोटो इन सभी चीजों को ले आता है। और वो टीचर इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा शौक था कि तुमने ये सब चीजें कहाँ से लाए। जिस पर कि माकोटो बोलता है मेरे बहुत से एडवेंचरस दोस्त है जिन्होंने मुझे ये चीजें दी। और वो टीचर माकोटो से बोलता है तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है। नेक्स्ट में हम देखते हैं टोमो को जो कि बड़े बड़े मॉन्स्टर्स का शिकार कर रही होती है। और अब एक और टोमो से बोलता है इन सभी केकड़ों का स्वाद बहुत ही अच्छा होगा। वही टोमो भी बता रही होती है कि मैंने नवाब साहब की यादों में बहुत से लोगों को केकड़ा खाते हुए देखा था। और अब वो सभी लोग उस चीज को खाने लगते हैं जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन तभी टोमो के पास एक और आता है जो कि बोलता है कि मियू नवाब साहब की यादों को देख रही है और उन्हें खा रही है। इस वक्त टोमो भागते हुए मियू के पास जाती है। और अब टोमो जैसे ही वहाँ पर पहुंचती है वो देखती है कि मियू उन सभी यादों को एडिट कर रही होती है। और अब टोमो एमा से पूछती है क्या नवाब साहब को मेरे बारे में पता है कि मैं डेमी प्लेन पर वापस आ चुकी हूँ। जिस पर कि एमा बोलती चिंता मत करो मैं नवाब साहब को ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि आप डेमी प्लेन पर आकर सभी को केकड़े की दावत दे रही हो। और अब नेक्स्ट में टोमो और मियू बैठे होते हैं। टोमो सोच रही होती है कि एमा बहुत ही ज्यादा तेज है। और अब टोमो मियू से बोलती है और क्या तुम भी छुप छुप कर नवाब साहब की यादों को देख रही हो। जिस पर कि मियू बोलती मैं उन्हें देख नहीं रही, मैं उनको एडिट कर रही हूँ। जिस पर कि टोमो बोलती है तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, और जब मैं अपने योद्धा के मिशन पर थी तुम भी नवाब साहब के साथ अकेली थी। जिस पर कि मियू भी काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और अब टोमो बोलती है तुम दोनों ने साथ में रात बिताई, क्या तुमने कुछ किया नहीं। जिस पर कि मियू उसे मना कर देती। और अब मियू अपने हाथों में एक फोटो को देखती जो कि हिल रही होती है। और अब मियू बोलती है ये तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। और अब हम देखते हैं टोमो और मियू नवाब साहब की यादों पे से लड़ रहे होते हैं ये मुझे चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर माकोटो भी आ जाता है। और अब माकोटो उस लड़की से पूछता है यहाँ पर हुआ क्या है। और अब वो लड़की माकोटो को बता रही होती है कि आपके जाने के बाद से मियू ने आपकी मेमोरी को एडिट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद टोमो यहाँ पर आ गई और टोमो की कुछ मेमोरीज मियू ने ले ली और इसी वजह से उन दोनों की फाइट चल रही है। और अब माकोटो टोमो से बोलता है यहाँ पर चल क्या रहा है। और अब टोमो नवाब साहब से बोलती है इसने आपकी बाकी की मेमोरी ले ली है और ये मुझे वापस नहीं दे रही है। और अब मियू नवाब साहब से बोलती है कि आप टोमो पर काफी ज्यादा मेहरबान हो। और अब दोनों की आपस में बहस चल रही होती है। और अब माकोटो बोलता है मियू सबसे पहले ये तुम टोमो को वापस कर दो। और टोमो इस चीज को मियू को वापस कर देती है। और अब माकोटो मियू से पूछता है क्या तुम्हें भी ऐतिहासिक नाटक देखना पसंद है। जिस पर कि मियू उसे मना कर देती है। मियू बोलती है मुझे तो ये सब चीजें देखना पसंद है। और अब माकोटो बोलता है ये तो एनीमे है। और अब माकोटो भी मान जाता है चलो ठीक है मैं तुम्हें ये देखने दूंगा। और अब टोमो नवाब साहब से बोलती है क्या मैं भी इस एनीमे को देख सकती हूँ। जिस पर कि माकोटो बोलता है नहीं अपने रिपोर्ट तैयार करो और मेरी डांट खाओ। नेक्स्ट में हम देखते हैं माकोटो को जो कि सी के शहर वापिस आ चुका है। और अब टोमो माकोटो से बोलती है वैसे वो कंपनी तो काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन वो दिखावा ज्यादा करते हैं। और अब माकोटो बोल रहा होता है मैं उस कंपनी से कुछ न कुछ सीखना चाहूंगा। वैसे यहाँ पर 2 बेड है तो क्या तुम मेरे लिए एक बेड खाली कर सकती हो। जिस पर कि टोमो और मियू बोलते हैं आप जहाँ चाहो वहाँ सो सकते हो। जिस पर कि माकोटो मना कर देता है मैं यहीं पर सो जाऊंगा। लेकिन तभी माकोटो के पास एक मैसेज आता है जो कि माकोटो के एक दोस्त का था। और माकोटो का दोस्त एब्रोसिया को बनाने के लिए राजी हो गया था। और अब नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का जहाँ पर हम माकोटो के दोस्त को देखते हैं। और वहाँ पर माकोटो भी आ जाता है और वो बंदा माकोटो को थैंक यू बोलता है कि उसे एब्रोसिया बनाने का मौका मिला। वही हम माकोटो के पीछे देखते हैं लोग उन्हें छुपकर देख रहे होते हैं। अब हम उसी बिज डॉक्टर को देखते हैं जिसने की पेड्रिक की बीबी और उसके बच्चों को श्राप दिया था। और वो डॉक्टर बोल रहा होता है मेरे श्राप का कोई भी तोड़ नहीं है। और तभी पेड्रिक और मोरस उसे वहीं पर खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेमब्रांड कंपनी को। और अब एल्बर्ट बोल रहा होता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं रेमब्रांड कंपनी के CEO के लिए काम कर रहा हूँ और ये कंपनी काफी ज्यादा पॉपुलर और फेमस है। और अब वहाँ पर मोरस और पेड्रिक आते हैं। पेड्रिक माकोटो से बोल रहा होता है सभी चीजें तैयार है। और अब मोरस एल्बर्ट को बता रहा होता है हमारे पास दवाई को बनाने के लिए सभी चीजें हैं, इनसे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अब एल्बर्ट अपनी तैयारी करने लग जाता है। वही माकोटो अपने मन में सोच रहा होता है ये अपनी मैजिक का सही से यूज नहीं कर रहा है। और माकोटो
माकोटो उसकी हेल्प करता है। और अब एल्बर्ट मोरस से पूछता है यहाँ पर चीजें थोड़ी सी कम है, जिस पर कि मोरस एल्बर्ट को बताता है हमें इस दवाई को बनाने के लिए एब्रोसिया के फूलों की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम रूबी आइस की आंखों का यूज कर रहे हैं, क्योंकि रूबी आइस एब्रोसिया के फूलों को चूसती है। और फाइनली कुछ देर के बाद एल्बर्ट उस दवाई को बना देता है और अब मोरस उस दवाई को पैट्रिक के पास लेकर जाता है। और अब कुछ देर के बाद एल्बर्ट 2 और दवाई को बना देता है, लेकिन तभी माकोटो बोल रहा होता है कि एल्बर्ट उसे ऐसे मत पकड़ो, वो गिर सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर मोरस आता है जो कि काफी जोर से चिल्लाता है, उसकी वजह से एल्बर्ट के हाथों से वो दवाई छूट जाती है। लेकिन तभी माकोटो एक दवाई को पकड़ लेता है। माकोटो दूसरी बोतल को पकड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी दीवार से उसका माथा टकरा जाता है, लेकिन वो बोतल बच जाती है। और अब माकोटो मोरस से पूछता है क्या कुछ गड़बड़ है, जिस पर कि मोरस बोलता है कि महाराज को चोट लगी है। और अब माकोटो पैट्रिक के पास जाता है और उससे पूछता है तुम्हें चोट कैसे लगी, जिस पर कि पैट्रिक बता रहा होता है जैसे ही मैं अपनी वाइफ को ये दवा देने गया उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और अब पैट्रिक माकोटो को ये भी बता रहा होता है कि इस श्राप की शुरुआत एक बुखार से हुई थी और धीरे धीरे ये श्राप बढ़ता गया और ये मेरी वाइफ के ऊपर हावी हो गया, उसकी आंखें लाल हो गई और उसके बाल झड़ गए। और अब माकोटो पैट्रिक से बोलता है मैं आपकी हेल्प करूंगा, जिस पर कि पैट्रिक बोलता है मेरी वाइफ को ये दवा पिलाना आसान नहीं होगा। मोरस और मेरे गार्ड ने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन हम ये नहीं कर पाए। लेकिन माकोटो पैट्रिक से बोलता है मुझे आपकी वाइफ के पास ले चलो, बाकी मैं देख लूंगा। और अब माकोटो जैसे ही पैट्रिक की वाइफ के रूम में जाता है, पैट्रिक की वाइफ माकोटो के ऊपर अटैक कर देती है और माकोटो भी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। लेकिन माकोटो जूडो के मूव का यूज करता है, जिसकी वजह से वो उसे चोक कर देता है और पैट्रिक अपनी वाइफ को वो दवा पिला देता है, जिसकी वजह से वो वापस नॉर्मल हो जाती है। और अब माकोटो पैट्रिक के बेटी के रूम में जाता है। माकोटो अपने मन में सोच रहा होता है मैंने पैट्रिक की वाइफ को कम मांगा था, लेकिन इस बार मैं पूरी तरीके से तैयार रहूंगा। और माकोटो अपने काय का यूज करता है। माकोटो देखता है कि वो लड़की तो दीवार के ऊपर बैठी हुई है बिल्कुल एक मकड़ी की तरह, और वो लड़की माकोटो के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन माकोटो अपनी मूव का यूज करते हुए उसे भी पकड़ लेता है और पैट्रिक अपनी बेटी को वो दवा पिला देता है, जिसकी वजह से वो भी नॉर्मल हो जाती है। वहीं अब एल्बर्ट ने भी एक और दवा बना ली होती है और वो कुजुनोहा की तरफ ही आ रहा होता है, लेकिन तभी उसके हाथों से वो दवा छूट जाती है। लेकिन मोरस सही टाइम पर उस दवा को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से माकोटो और पैट्रिक की जान में जान आती है। और अब माकोटो फाइनली आखिरी मरीज को भी वो दवा पिला देता है, जिसकी वजह से वो लड़की भी अब नॉर्मल हो जाती है। वही अब नेक्स्ट सीन में पैट्रिक माकोटो को थैंक यू बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ और दोनों डॉटर अब ठीक हो चुकी है। और पैट्रिक देवी को थैंक यू बोलने लगता है। वही कुजुनोहा भी अपने मन में सोच रहा होता है उस सन की देवी की बजाय किसी और को थैंक यू बोल दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और माकोटो अब अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन अभी रास्ते में कुजुनोहा को टोमो और मियू मिलते हैं। मियू कुजुनोहा को बता रही होती है कि टोमो आपसे कुछ पूछना चाहती है, लेकिन तभी कोई उनके ऊपर अपनी फायर से अटैक कर देता है और कुजुनोहा तो उससे बच जाता है। हम देखते हैं मियू और टोमो भी उस फायर से बच जाते हैं। टोमो बोल रही होती है क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो। और अब कुजुनोहा टोमो से बोल रहा होता है तुम्हें उन मंत्रों से बचना चाहिए, जिस पर कि टोमो कुजुनोहा को बताती है मैं बस उस असेसन की ताकत को माप रही थी। जिस पर कुजुनोहा बोलता है क्या असेसन, जिस पर कि टोमो माकोटो को बताती है कि होटल छोड़ने के बाद से ही ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। और अब वो बंदा अपने बाकी साथियों को भी वहाँ पर बुला लेता है। और अब वो बंदा मियू और टोमो से बोल रहा होता है ये लड़कियों तुम हमारी टीम में आ जाओ, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा। और अब टोमो बोल रही होती है कि जेसुआ में भी उस बंदे ने यही कहा था। और अब मियू बोलती है इससे मुझे क्या मिलेगा, जिस पर कि वो बंदा बोलता है 10 सोने के सिक्के। जिस पर कि मियू बोलती है ठीक है मैं इस फाइट से दूर हो रही हूँ। वही टोमो मियू के बारे में सोच रही होती है कि तुम धोखेबाज हो। और अब वो सभी लोग टोमो और कुजुनोहा को घेर लेते हैं। टोमो बोल रही होती है इन सभी के लिए तो मैं अकेली काफी हूँ। वहीं अब कुजुनोहा मियू से बोलता है तुमने फाइट को छोड़कर अच्छा किया, मैं नहीं चाहता था कि जेसुआ में जो हुआ था वो यहाँ पर हो। और अब माकोटो टोमो से बोल रहा होता है इन लोगों को मारना मत, हमें इनसे इन्फॉर्मेशन निकालनी है। और अब वो सभी लोग टोमो और कुजुनोहा के ऊपर अटैक कर देते हैं। कुजुनोहा उन सभी के अटैक को डॉज कर रहा होता है और हम देखते हैं टोमो भी उन सभी के अटैक को बस डॉज ही कर रही होती है। और अब कुजुनोहा टोमो से बोलता है उन्हें मारो, उनके साथ खेलो मत। और अब टोमो माकोटो को बता रही होती है कि आपको वो प्राचीन परंपरा याद है, आपको मुझे ऑर्डर देना होगा। माकोटो सोच रहा होता है कौन सी प्राचीन परंपरा। इधर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि दूसरे बंदे से बोल रहा होता है क्या ये बंदा सच में लेवल 1 का है। और अब कुजुनोहा टोमो को ऑर्डर देता है इन सभी लोगों को मारने के लिए। और अब टोमो उन सभी को बहुत ही इजिली मारने लगती है और टोमो बस कुछ ही देर में उन सभी लोगों को हरा देती है। और अब वो बंदा मियू से बोल रहा होता है कि हमारी मदद करो, जिस पर कि मियू बोलती है मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस फाइट से दूर रहूंगी। जिस पर कि वो बंदा बोलता है हम इसके लिए तुम्हें पैसे दे रहे हैं। जिस पर कि मियू बोलती है पैसे तो मुझे मिल जाएंगे तुम्हारे जीते जी या फिर तुम्हारे मरने के बाद। और अब उन दोनों में से एक बंदा अपने ट्रांसपोर्टेशन मैजिक का यूज करके वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी कुजुनोहा अपने एक ही अटैक से उसे बहुत दूर फेंक देता है। और अब वो बंदा भी ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक था। और अब वो बंदा कुजुनोहा से बोल रहा होता है मैं सीगी का सबसे पावरफुल एडवेंचरर हूँ और मैं यहाँ पर नहीं हार सकता। और वो बंदा कुजुनोहा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी टोमो बस उसे कुछ ही देर में हरा देती है। वो बंदा टोमो से बोल रहा होता है मुझे मत मारना, लेकिन उस बंदे को देखकर टोमो को कुछ याद आता है और टोमो उसे नहीं
मारती। और अब कोजुनुआ उस बंदे से बोल रहा होता है कि तुमने उन सभी लड़कियों को श्राप क्यों दिया और अब तुम अपनी जान की भीख मांग रहे हो। इस बंदे का नाम लियोनार्ड है और अब लियोनार्ड बोल रहा होता है मैंने तो बस उसे नींद का श्राप दिया था। और अब कोजुनुआ उस बंदे से बोल रहा होता है इस श्राप की वजह से लोग मारे जाते हैं, मुझे पूरी बात समझाओ। और अब लियोनार्ड कोजुनुआ को बता रहा होता है। अब हमें कुछ पास्ट की चीजें बताई जाती है जहाँ पर एक बंदा लियोनार्ड से बोल रहा होता है कि रैम कंपनी का ठीक से काम ना होने की वजह से बहुत से एडवेंचरर बेरोजगार हो चुके हैं और उन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कि जोखिम से भरे होते हैं। और अब वो बंदा लियोनार्ड से ये भी बोल रहा होता है कि कुछ अनाथालय के बच्चे भी इसी काम की वजह से मारे गए। और अब लियोनार्ड बोल रहा होता है मैं रैम कंपनी को नहीं छोड़ूंगा। और अब वो बंदा लियोनार्ड से बोलता है हम इसका बदला उनकी फैमिली से लेंगे, हम उन्हें नींद का श्राप देंगे और इससे हमारा रिवेंज भी पूरा हो जाएगा। और अब सीन प्रेजेंट में आता है। लियोनार्ड कोजुनुआ को बताता है इसलिए हमने ये सब किया। और लियोनार्ड ये भी बोल रहा होता है हमने उन्हें मारने की कोशिश नहीं की थी, हमने बस उसे नींद का श्राप दिया था और मैं बस इसे ठीक करने ही वाला था, लेकिन तभी वो बंदा पकड़ा गया। और अब कोजुनुआ टोमो से बोलता है क्या तुमने इनकी मेमोरी चेक की, जिस पर कि टोमो बोलती है ये सच बोल रहा है। और अब मियू वहाँ पर आती है और लियोनार्ड से बोलती है मेरा पैसा है। और अब लियोनार्ड उसे उसके पैसे दे देता है। और अब कोजुनुआ लियोनार्ड से बोलता है अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और अब मियू भी काफी ज्यादा खुश होती है। और अब मियू लियोनार्ड को कुछ दे दी है। लियोनार्ड बोल रहा होता है ये तो खाली है। और अब मियू बोलती है ये इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी लियोनार्ड को मियू की बात माननी पड़ती है। और अब मियू बोलती है नवाब साहब मैंने पैसे कमाए। कोजुनुआ भी अपने मन में सोच रहा होता है पहले उसे मारा गया फिर उसे ये लूट लिया गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियोनार्ड को जो कि पैट्रिक और मोरस से माफी मांग रहा होता है। और अब मोरस पैट्रिक से बोलता है हम इसकी भरपाई इसकी जान लेकर करेंगे। और अब पैट्रिक बोलता है मेरी वाइफ और मेरी डॉटर अब ठीक है और ये सब कोजुनुआ की वजह से हुआ है। कोजुनुआ की इज्जत करते हुए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन आगे से ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियोनार्ड को जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। और अब वहाँ पर टोमो आती है जो कि बोलती है मुझे तुम्हारा ये वाला रूप काफी ज्यादा पसंद है और क्या अब तुम कुछ करने नहीं वाले। जिस पे कि लियोनार्ड बोलता है मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा और वैसे भी मेरे काफी दोस्त है। और अब टोमो बोलती है तुम इसी अनाथालय को बचाना चाहते थे। जिस पे कि वो बंदा बोलता है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। और अब टोमो बोलती है मैं सब कुछ देख सकती हूँ। और अब लियोनार्ड बोलता है मैं तुम्हें मान गया, तुम्हारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और अब लियोनार्ड टोमो से बोल रहा होता है इसी अनाथालय ने मेरा साथ दिया है, वैसे मैंने तुमसे पूछा ही नहीं तुम लोग हो कौन और वो बंदा कौन है जिसने की नकाब लगा रखा था, वो काफी जरा अजीब है। और अब टोमो बोलती है हाँ वो काफी जरा मिस्टीरियस है। और अब टोमो लियोनार्ड से ये भी बोलती है मैंने तुम्हारी तलवार तोड़ी थी इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक नई सॉर्ड लाई हूँ, इसे कटाना कहते हैं। और अब लियोनार्ड बोल रहा होता है देखने में तो ये काफी ज्यादा महंगी लगती है। और अब टोमो बोल रही होती है मेरे जाने के बाद इस तलवार को बेचना मत। जिस पर लियोनार्ड भी काफी ज्यादा शौक था क्योंकि टोमो ने उसकी मेमोरी पढ़ ली थी। और अब टोमो लियोनार्ड से बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। और अब वो बंदा बोलता है तुम्हारा एक पालतू कुत्ता बनकर। और अब टोमो बोलती है तुम्हें मेरे एक जासूस के रूप में काम करना होगा और ये लो। और अब लियोनार्ड बोलता है ये तो सोने के सिक्के हैं वो भी बहुत सारे। और अब लियोनार्ड भी फाइनली टोमो की बात मान लेता है। वही नेक्स्ट सीन में हम रैम कंपनी के सीईओ पैट्रिक को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कोजुनुआ। और अब पैट्रिक मोरस से बोल रहा होता है वो कोजुनुआ अपनी एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू करने वाला है और अगर उसने अपनी कंपनी शुरू कर दी तो हमारी कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें हमारी स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी। वही हम देखते हैं टोमो उनकी बातों को सुन रही होती है। टोमो सोचती है ये बंदा इतना भी सीधा नहीं है। और वही नेक्स्ट सीन होता है टोमो की दुनिया का, जहाँ पर हम देखते हैं वो सभी लोग बैठकर आराम से खाना खा रहे होते हैं। और अब एमा माकोटो से बोलती है मुझे आपको बताना था अभी एक और मुसीबत आ चुकी है। और अब एमा माकोटो को बता रही होती है कि ये प्रॉब्लम आपसे जुड़ी हुई है, हमारे यहाँ के सभी लोग इस चीज से नाराज है क्योंकि वो मियू और टोमो को हरा नहीं पा रहे। वही माकोटो भी अपने मन में सोच रहा होता है ये भी कोई मुसीबत है, मैं उनसे खुद जाकर बातचीत करूंगा। और अब माकोटो टोमो से बोलता है तुम जाकर लिजर्ड मैन से बातचीत करो और क्या मियू तुम मेरे साथ आ सकती हो। इस पर मियू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम कोजुनुआ और मियू को देखते हैं। और अब कोजुनुआ उन सभी और की बातों को सुन रहा होता है। वो सभी और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि हम सभी टोमो और मियू को नहीं हरा सकते और अगर हमारी फाइट कोजुनुआ के साथ होती है तो उनका एक अटैक और हम सब खत्म हो जाएंगे। और वैसे भी आज तक हमने किसी और को फाइट करते हुए नहीं देखा। वही नेक्स्ट सीन में कोजुनुआ सोच रहा होता है मैंने जितना सोचा था यहाँ की हालत उससे भी ज्यादा खराब है, शायद मुझे अपनी पावर को और ज्यादा रोकना होगा। लेकिन अभी वहाँ पर टोमो आ जाती है। और अब कोजुनुआ टोमो से पूछ रहा होता है लिजर्ड मैन का क्या हुआ। और अब टोमो कोजुनुआ को बता रही होती है हमने जितनी उम्मीद की थी उनकी पावर उससे भी बहुत ही ज्यादा कम है। और अब कोजुनुआ एमा से बोल रहा होता है देखकर तो ऐसा लगता है कि कोई भी प्रजाति के लोग एक दूसरे से ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते। जिस पर एमा भी हाँ बोल देती है। कोजुनुआ बोल रहा होता है मेरे हिसाब से उन्हें ये सब करना चाहिए, उन्हें अपनी टेक्निक को ना छुपाकर एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए और उन टेक्निक को और भी ज्यादा बेहतर कैसे किया जाए उन्हें इस चीज पर भी फोकस करना चाहिए, तभी वो सभी लोग ताकतवर बनेंगे। और अब टोमो भी बोल रही होती है मेरे पास एक आइडिया है। वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टोमो ने सभी प्रजाति के लोगों को एक मीटिंग के लिए बुलाया होता है। और अब टोमो उन सभी को बता रही होती है वैसे तो आप सभी लोग ताकतवर हो, तुम लोग रोज ट्रेनिंग करते हो,
लेकिन तुम फिर भी इतना इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो और आज सभी प्रजाति के ताकतवर योद्धा का एक दूसरे से मुकाबला होगा जिससे कि हम आपकी पावर को माप सकेंगे। और अब उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं दोनों ही एक दूसरे के अटैक को डॉज कर रहे होते हैं और उन दोनों की फाइट की वजह से वो अखाड़ा भी टूट जाता है। लेकिन तभी वो लेजर्ड अपने स्वॉर्ड से उस ऑर्क को जख्मी कर देता है, लेकिन वो ऑर्क भी उस लेजर्ड को पकड़ते हुए जमीन में घुसा देता है, जिसकी वजह से वो ऑर्क उस मैच को जीत जाता है। और अब टोमो उन सभी को बता रही होती है, तुम दोनों ने फाइट तो काफी अच्छी की, लेकिन तुम उतने ताकतवर नहीं हो जितना कि मैंने सोचा था। और क्या तुमने एक चीज पर गौर किया, तुम लोग ताकतवर क्यों नहीं बन पा रहे? और क्या तुम लोग म्यू और मुझे नहीं हरा पा रहे? इसका मतलब क्या तुम ताकतवर भी नहीं हो और मैंने जितना एक्सेप्ट किया था तुम मुझसे कहीं ज्यादा कमजोर हो। और अब टोमो उन सभी लोगों को यह भी बता रही होती है, अब से हर हफ्ते तुम सभी लोगों का एक फाइटिंग मैच होगा जिसमें तुम्हें अपनी अपनी टेक्निक दिखानी है। और अब कुछ और बोल रहे होते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी टेक्निक सबके सामने आ जाएगी। वही टोमो उन सभी को बता रही होती है, ना समझ तुम अभी इतनी भी ताकतवर नहीं हो कि तुम्हें अपनी टेक्निक को छिपाना पड़े। नवाब साहब भी यही चाहते हैं और हम तुम्हें अपने हिसाब से रैंक देंगे। और जो लोग ये सब करना नहीं चाहते वो लोग अपने लिए कुछ न कुछ काम ढूंढ ले। और अब छोटी सिन बोलती है, दो सब नवाब साहब कहेंगे। और अब गुजुनुआ उन सभी को बता रहा होता है कि टोमो ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक है और वैसे भी तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम्हें अपनी टेक्निक को छिपाना पड़े। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक दूसरे की मदद करो ताकतवर बनने के लिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। और अब टोमो सभी को बता रही होती है, कुछ दिनों के पास से डेमी प्लेन रैंकिंग स्टार्ट होगा। वही गुजुनुआ भी अपने मन में सोच रहा होता है, इतने बड़े कार्यक्रम के लिए इतना छोटा नाम। और अब नेक्स्ट सीन होता है सीके सिटी का, जहाँ पर हम एडवेंचरर गिल्ड का सीन देखते हैं। और अब वो रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है कि मियू का लेवल 1500 है और टोमो बोलती है वैसे मेरा लेवल कितना है? वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है तुम्हारा लेवल है 1340। देखो कि टोमो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है तो फिर मेरे योद्धा की सफर का क्या हुआ? और गुजुनुआ का लेवल तो 1 है। और अब रिसेप्शनिस्ट गुजुनुआ से बोल रही होती है कि इस टाइम पर हमें लोगों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बहुत से एडवेंचरर रिटायर हो चुके हैं और बहुत से अभी हॉस्पिटल में हैं। गुजुनुआ अपने मन में सोच रहा होता है इसके पीछे के जिम्मेदार हम ही हैं। और अब वो रिसेप्शनिस्ट गुजुनुआ से बोल रही होती है, हम चाहते हैं कि आप नए एडवेंचरर को ट्रेन करें। वही नेक्स्ट में हम गुजुनुआ और टोमो को देखते हैं। टोमो गुजुनुआ से बोल रही होती है, तो आप चाहते हो कि मैं टोवा की टीम को ट्रेन करूं? और अब गुजुनुआ बोलता है हाँ। और अब टोमो भी उन सभी को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाती है और गुजुनुआ वहाँ से चला जाता है। वही टोमो अपने मन में सोच रही होती है कि नवाब साहब ने जब से उस लड़की की फोटो देखी है तब से ही वो काफी अलग बिहेव कर रहे हैं। शायद वो लड़की उनकी दुनिया की किसी लड़की से मेल खाती होगी। वहीं अगले दिन टोमो उन सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है और टोमो की ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड होती है। और अब टोमो उन सभी लोगों से बोल रही होती है तुम्हें इन सभी मॉन्स्टर्स के झुंड को हराना होगा। और अब टोवा बोलती है हम ये नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो लोग कोशिश करते हैं। हम देखते हैं वो सभी लोग उस मॉन्स्टर के झुंड को हाथ भी नहीं लगा पा रहे होते हैं। और टोमो को भी उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब लगती है। टोमो उस जगह पर एक बैरियर बना देती है जिससे कि वो सभी मॉन्स्टर्स आगे नहीं आ पाते। और अब टोमो उन सभी लोगों को बता रही होती है कि तुम सभी लोग निकम्मे हो। क्या मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया था क्या वो तुम्हें याद नहीं है? जिस पर कि वो सभी लोग बता रहे होते हैं कि वो सभी मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा है और हम लोग उन्हें नहीं हरा पा रहे। और अब टोमो उन सभी लोगों को उनकी गलतियां बताती है और टोमो उन सभी लोगों को एक इजी सी स्ट्रेटेजी बताती है। और अब सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और टोमो भी उस बैरियर को खोल देती है। और अब एल्बर्ट अपने मैजिक से उस जगह को दलदल बना देता है जिससे कि वो सभी मॉन्स्टर्स वहीं पर रुक जाते हैं। वही दूसरी लड़की उस सभी के ऊपर एरो से अटैक करती है जिससे कि वो सभी बीस्ट मारे जाते हैं। और अब एक आखिरी बीस्ट बचा था जिसे कि वो दोनों लड़कियां मिलकर मार देती है। और अब वो सभी लोग भी समझ चुके थे कि हम टीम अप करके स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए इन सभी मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में टोमो उन सभी लोगों को बता रही होती है कि तुम सभी लोग अब पहले से काफी ज्यादा ताकतवर बन चुके हो और कल सुबह तुम्हें एक और मॉन्स्टर्स के झुंड को हराना होगा जिसमें करीबन 100 मॉन्स्टर्स होंगे। और टोमो उन सभी को काफी ज्यादा मोटिवेट कर देती है और टोमो बोलती है मैं तुम्हारा गिल्ड में इंतजार करूंगी। और वो सभी लोग ये सब सुनकर काफी ज्यादा शौक होते हैं। वही नेक्स्ट सीन होता है एडवेंचरर गिल्ड का, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है क्या तुमने उन सभी एडवेंचरर को मॉन्स्टर्स की गुफा में भेज दिया, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है, वो लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर टोवा की टीम आ जाती है और बोलती है ये हमने उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया, जिस पर कि रिसेप्शनिस्ट भी काफी ज्यादा शौक होती है। नेक्स्ट सीन में हम गुजुनुआ और मियू को देखते हैं। गुजुनुआ मियू से बोल रहा होता है क्या तुम मेरे लिए एब्रोसिया के फूल ला सकती हो? और अब मियू बोलती है ये तो वही फूल है जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती है, जिस पर कि गुजुनुआ बोलता है हाँ। वही नेक्स्ट सीन में हम गुजुनुआ और पैट्रिक को देखते हैं। गुजुनुआ पैट्रिक से बोल रहा होता है मुझे अपनी ट्रेडिंग कंपनी शुरू करनी है, इसलिए मुझे कुछ जगह किराए पर चाहिए। जिस पर कि पैट्रिक बोलता है हाँ मेरे पास कुछ जगह है जो कि मैं आपको किराए पर दे सकता हूँ और आप अपनी एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू करने वाले हो, इसका मतलब कुछ और तो नहीं है? गुजुनुआ सोच रहा होता है पैट्रिक समझ चुका है कि मैं क्या करने वाला हूँ। और अब नेक्स्ट सीन में गुजुनुआ टोमो और मियू को ये सभी बातें बता रहा होता है कि हम वहाँ पर जगह तो किराए पर ले सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर लेन देन के अलावा भी बहुत से कुछ काम करने हैं और इन सभी की खबर हमें गवर्नमेंट को देनी होगी, जिस पे कि हमारे ऊपर जासूसी भी की जा सकती है। और मर्चेंट गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट ने भी मुझे ये सब बताया था। और अब टोमो भी गुजुनुआ से बोल रही होती है इससे ये तो पक्की बात है कि राज हमारे ऊपर जासूसी करेगा। गुजुनुआ बोल रहा होता है इसी के लिए मैं पैट्रिक की
पास गया था और मैंने उससे जगह किराए पर मांगी और अब पैट्रिक कुजुनो को बता रहा होता है वैसे एक न्यूट्रल सिटी है जहाँ पर आप अपनी दुकान लगा सकते हो और वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और मेरे वहाँ पर कुछ दोस्त भी है, मैं उनसे बातचीत कर सकता हूँ। और अब नेक्स्ट सीन में हम मियू और एलके को देखते हैं। मियू बोल रही होती है ये है दीनानाथ का जंगल और उसी जंगल में हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो कि एब्रोसिया के फूल को चुराने के लिए आए होते हैं। लेकिन तभी हम वहाँ पर दो लोगों को देखते हैं जो कि उन सभी एडवेंचरर को देख लेते हैं। वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। इंसानों को चुराने के अलावा कुछ भी नहीं आता और हमें इसके लिए कुछ करना होगा। और अब नेक्स्ट सीन होता है कुछ देर के बाद का। हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं और अब वो छोटी पहली लड़की बोल रही होती है कि इंसान चिंदी चोर होते हैं, जिस पर कि वो दूसरी लड़की बोलती है चिंदी चोर, इसका मतलब क्या होता है। और अब वो लड़की बोल रही होती है चिंदी प्लस चोर, दोनों को मिलाकर चिंदी चोर। वैसे एक बार तुमने उन लोगों को मार दिया क्या, जिस पर कि एक बार बोल रही होती है मैंने उसे मारा नहीं है, अगर वो एब्रोसिया के फूल को चुराने की कोशिश करते हैं तो मैं उन्हें पक्का मार देती। और अब हम देखते हैं उन सभी लोगों ने एक पार्टी रखी होती है क्योंकि कुजुनुआ की ट्रेडिंग कंपनी शुरू होने वाली होती है। और अब छोटी सीन आकर नवाब साहब को एक ड्रिंक देती है और कुजुनुआ प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है। लेकिन तभी टोमो को कुछ होता है। कुजुनुआ पूछता है टोमो क्या हुआ और अब टोमो कुजुनुआ को बता रही होती है कि फ्रेगमेंट और मैं आपस में जुड़े हुए हैं और आपने उसके सिर पर हाथ फेरा तो मुझे कुछ हुआ। वही मियू को ये सब देखकर काफी ज्यादा जलन हो रही होती है। और अब मियू कुजुनुआ से बोलती है मैं आपके लिए ये लाई हूँ। मियू अपने मन में सोच रही होती है मैं ये नवाब साहब को अपने हाथों से खिलाऊंगी, लेकिन कुजुनुआ उसे अपने हाथों से ही खाने लगता है। मियू की मेहनत पर पानी फिर जाता है। और अब कुजुनुआ के पास एलके आती है। कुजुनुआ एलके से पूछता है कि आप सभी लोग एक साथ रह रहे हैं, जिस पर कि एलके बोलती है हाँ, अब सभी लोग साथ में मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। और कुजुनुआ एलके से पूछता है क्या तुम्हें एब्रोसिया के फूल मिले, जिस पर कि एलके बता रही होती है। एलके बोलती है हमें वो फूल तो मिल गए लेकिन कोई है जो कि उनकी रखवाली करता है, इसलिए हमें वहाँ से संभाल के फूल लाना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक लेजर्ड आता है जो कि बोलता है नवाब साहब जैसे कि आपको याद होगा मैं पिछली बार उस औरत से हार गया था, लेकिन मैंने अभी कुछ नई टेक्निक सीखी है जिसकी वजह से मैंने उस औरत को वापिस से हरा दिया है और मैं नई टेक्निक भी सीख रहा हूँ। आपका शुक्रिया नवाब साहब। कुजुनुआ अपने मन में सोच रहा होता है हमारा डिसीजन बिल्कुल ही सही था। और अब सभी लोग रात में पार्टी कर रहे होते हैं और एडलटोक और कुजुनुआ की आपस में बातचीत चल रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर वही और आता है जो कि बोलता है मुझे एडवेंचरर को मायावी शहर तक ले जाने का काम दिया गया है। वही कुजुनुआ भी बोल रहा होता है हमारी ट्रेडिंग कंपनी के लिए तुम्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। और अब हम नेक्स्ट सीन में टोमो और मियू को देखते हैं जो कि आपस में सोच रही होती है क्या इन सभी लोगों की नवाब साहब के साथ बातचीत खत्म हो गई। वही मियू टोमो को बता रही होती है मुझे नवाब साहब से एब्रोसिया के बारे में कुछ बातचीत करनी है। लेकिन तभी टोमो को कुछ सेंस होता है। टोमो बोल रही होती है मैं नवाब साहब को सेंस नहीं कर पा रही और मियू भी कुजुनुआ को सेंस नहीं कर पा रही होती है, जैसे कि वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो दोनों कुजुनुआ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वही नेक्स्ट सीन में हम कुजुनुआ को देखते हैं जो कि अपने तीर कमान की प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर टोमो और मियू भी आ जाते हैं। मियू काफी ज्यादा रो रही होती है और वो कुजुनुआ के गले लग जाती है। वही कुजुनुआ टोमो से पूछता है वैसे हुआ क्या है। और अब टोमो बोलती है क्या आप तीर कमान की प्रैक्टिस कर रहे थे। कुजुनुआ बोलता है हाँ। और अब टोमो बोलती है क्या आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते हो, जिस पर कुजुनुआ बोलता है हाँ। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, जिस पर टोमो बोल रही होती है ये मजाक की बात नहीं है, तुम बहुत बार मर चुके हो, जिस पर कुजुनुआ बोलता है मैं तो अभी जिंदा हूँ। और अब कुजुनुआ टोमो को बता रहा होता है जब भी मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं अपने निशाने की तरफ फोकस करता हूँ। और अब टोमो दोबारा से कुजुनुआ के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। और अब टोमो कुजुनुआ को बता रही होती है जब भी आप निशाने की प्रैक्टिस करते हो तो आपकी आत्मा कुछ देर के लिए आपके शरीर को छोड़ देती है और उसके बाद आपकी आत्मा वापिस से आपकी बॉडी में आ जाती है। और अब मियू रोते हुए कुजुनुआ से बोल रही होती है लोग तभी अपनी चेतना खोते हैं तब वो मर जाते हैं। और अब टोमो कुजुनुआ को बता रही होती है कि आपकी पावर पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है और सभी की पावर्स की लिमिट होती है जो कि कोई भी ट्रेनिंग करने के बाद नहीं बढ़ती, लेकिन आप जब भी ट्रेनिंग करते हो तो आप थोड़ी देर के लिए मर जाते हो और आप जैसे ही दोबारा से जिंदा होती है आपकी मैजिक पावर बढ़ती है। और अब कुजुनुआ अपने ड्रॉप नीड्स को देख रहा होता है जो कि मैजिक पावर से पूरी तरीके से फुल हो चुकी थी। वही कुजुनुआ बोल रहा होता है क्या मैं एक तीर भी नहीं चला सकता और अब क्या मेरे अंदर के मोर्स सब बढ़ चुके हैं। जबकि टोमो बोल रही होती है ऐसा नहीं है, अब आपका लेवल उस देवी के बराबर है। और क्या आपने एक चीज नोटिस की ये डेमी प्लेन भी बढ़ रहा है क्योंकि हम दोनों की पावर से मिलकर ये डेमी प्लेन बना है। और क्या आपने आज से पहले इन सभी तारों को देखा है और अगर देवी को ये सब पता चल गया तो वो आपको मारने की कोशिश जरूर करेगी। टोमो बोल रही होती है मुझे कुछ न कुछ रास्ता ढूंढना होगा और हमें डॉब से कुछ नए उपकरण बनवाने होंगे जो कि आपकी पावर को सील कर सके, लेकिन उससे पहले आप मियू को संभालिए। हम देखते हैं मियू अभी भी रो रही होती है। वही टोमो भी अपनी मन में सोच रही होती है जैसे मैंने अपना किंग माना था, मैंने सोचा नहीं था कि वो भगवान के बराबर होगा। नेक्स्ट सीन होता है सेकी सिटी का जहाँ पर कुजुनुआ अपने मन में सोच रहा होता है दुकान बनाने के लिए मुझे बहुत सी चीजें की जरूरत है। और अब कुजुनुआ आगे की तरफ जा रहा होता है और कुजुनुआ की तरफ एक पर्स उड़कर आ रहा होता है जो कि एक बंदे का था। कुजुनुआ सोच रहा था शायद इस बंदे को भी कॉमन नहीं आती, शायद ये कोई डेवी ह्यूमन होगा। लेकिन अभी कुजुनुआ के पीछे से एक लड़की आती है जो कि बोलती है आप तो काफी ज्यादा अच्छे हो और देखने में लग रहा है कि आप काफी ज्यादा थके हुए हो, मैं आपकी थकान मिटा दूंगी। कुजुनुआ को पता चल चुका था कि मैं किसी गलत एरिया में आ चुका हूँ। वो लड़की बोल रही होती है वैसे अभी आज मेरे पास कोई कस्टमर नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। और बहुत से लोग इस चीज का मतलब भी समझ चुके होंगे। लेकिन तभी वहाँ पर टोमो और मियू आते हैं जो कि नवाब
नवाब साहब को खींचकर वहाँ से ले जाते हैं। वह नेक्स्ट सीन होता है होटल का और अब कुजुनुआ उन्होंने से बोल रहा होता है कि वैसे हुआ क्या है। कुजुनुआ सोच रहा होता है मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी मियो अपने स्पाइडर सेल से वहाँ के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। मियो बोलती है इतनी जल्दी क्या है, और आज आपने जो किया था ये बिल्कुल भी देखने लायक नहीं था। हम आपकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन आज आपने जो किया है वो बिल्कुल भी नजरअंदाज करने लायक नहीं है। कुजुनुआ बोल रहा होता है मैंने उस लड़के के साथ कुछ भी नहीं किया है। टोमो भी वैसे देखा ही होगा। टोमो बोल रही होती हाँ मैंने देखा था कि आप उसके साथ क्या कर रहे थे, लेकिन तभी वो दोनों कुजुनुआ के शर्ट को फाड़ देते हैं। टोमो और मियो नवाब साहब से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें हमारे साथ वो नोटी वाली चीजें करनी होगी और आप सभी लोग वैसे समझ ही गए होंगे। लेकिन तभी कुजुनुआ अपनी आइस मैजिक का यूज करता है और धुंध का सहारा लेकर वहाँ से भाग जाता है। टोमो बोल रही होती है वो यहाँ से भाग गए। मियो बोलती है क्या उन्हें हमारी बातों से बुरा तो नहीं लगा। नेक्स्ट सीन में हम एमा को देखते हैं जो कि बोल रही होती है नवाब साहब आपके साथ ये क्या हुआ। हम कुजुनुआ को देखते हैं जो कि पेड़ पर उल्टा लटका होता है। कुजुनुआ सोच रहा होता है कि वो बिल्डिंग डबल मंजिल की थी और मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी एमा देखती है कि वहाँ पर कुछ स्पाइडर सेल्स और धुंध होती है। एमा को पता चल जाता है कि कुजुनुआ के साथ क्या हुआ है और अब एमा कुजुनुआ से बोलती है कि एल्डर डॉग ने आपके लिए कुछ नए कपड़े बनाए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर कुछ नए कपड़े पहन सकते हो। कुजुनुआ भी अपने मन में सोचा होता है एमा तुम कमाल की हो, तुमने बिना देखे ही मेरे दर्द को समझ लिया। नेक्स्ट सीन में हम एल्डर डॉग और कुजुनुआ को देखते हैं। एल्डर डॉग ने कुजुनुआ के लिए कुछ नए कपड़े बनाए होते हैं। एल्डर डॉग बोल रहा होता है ये सभी कपड़े और वो ड्रॉपनीर काफी ज्यादा मजबूत है, ये आपकी पावर को सील करने में हेल्प करेंगे और मैं फाइट के लिए कुछ अलग से कपड़े बनाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर मियो आ जाती है और अब मियो नवाब साहब से कल रात के लिए माफी मांग रही होती है, जिस पर कि कुजुनुआ बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन ये गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए। और अब कुजुनुआ बोलता है वैसे मैंने सुना है कि एब्रोसिया के फूलों की कोई रखवाली कर रहा है, जिस पर कि एमा बोलती है हाँ। और अब कुजुनुआ बोलता है चलो जाकर फूलों का सौदा करते हैं। और अब मियो बोलती है ये आप मुझ पर छोड़ दो, मैं अकेले ही जाकर वो सभी फूल ले आऊंगी। और अब कुजुनुआ मियो से बोलता है हम दोनों साथ में चल सकते हैं, जिस पर कि मियो भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन होता है उसी जंगल का। कुजुनुआ मियो से बोल रहा होता है वो सभी लोग हमारा बहुत देर से पीछा कर रहे हैं, जिस पर कि मियो बोलती है आप चाहो तो मैं उन्हें मार सकती हूँ, जिस पर कि कुजुनुआ उसे मना कर देता है, लेकिन हमें उसे पीछे छुड़ाना होगा। और मियो अपने स्पाइडर सेल का यूज करते हुए उनके ऊपर एक जाल फेंकती है और उन सभी लोगों के जाल से निकलने से पहले ही कुजुनुआ और मियो बहुत ही दूर निकल जाते हैं। और अब कुछ देर के बाद कुजुनुआ एब्रोसिया के फूलों के पास पहुंच जाता है। कुजुनुआ देखता है कि आगे फिसलन है और अब कुजुनुआ मियो से बोलता है आगे फिसलन है तो तुम मेरे हाथ को पकड़ सकती हो। और अब मियो कुजुनुआ का हाथ पकड़कर आगे की तरफ जा रहे होते हैं और मियो भी काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन तभी दो लोगों की आवाज आती है जो कि बोलते हैं इंसानों वहीं पर रुक जाओ। और अब कुजुनुआ उन्होंने से बोलता है हम आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्या हम बातचीत कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं कि मियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब मियो बोल रही होती है बस 31 सेकंड इन दोनों की हिम्मत की हुई हम दोनों के बीच में आने की। लेकिन तभी वहाँ पर वो तीनों एडवेंचरर भी आ जाते हैं। वो लड़की बोल रही होती है यहाँ तो एब्रोसिया के फूल है, अब से ये हमारे हुए। और वो दोनों लड़कियां भी बोल रही होती है तो तुम सभी लोग यहाँ पर फूल चुराने के लिए आए हो, जबकि कुजुनुआ बोल रहा होता है ऐसा नहीं है। और इधर हम देखते हैं मियो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो बोल रही होती है नवाब साहब क्या मैं नहीं खा सकती हूँ। और अब एक लड़की उन सभी के ऊपर अटैक कर देती है और कुजुनुआ भी भाग रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैं तो आज गया। और अब वो लड़की कुजुनुआ से बोल रही होती है कि तुम भाग क्यों रहे हो, जल्दी से इन्हें हराओ। कुजुनुआ सोच रहा होता है ये मुझे ऑर्डर देने वाली कौन है, लेकिन अभी कुजुनुआ को याद आता है ये तो वही लड़की है जो मुझे कल रात को मिली थी। और अब कुजुनुआ उस लड़की के अटैक को रोक देता है। और अब हम उस बंदी को देखते हैं जो कि बोल रही होती है उसने एरिस के अटैक को रोक दिया। और अब यह लड़की अपनी फायर मैजिक से उन सभी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन कुजुनुआ अपने कार की हेल्प से बच जाता है। लेकिन हम देखते हैं मियो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है। अब देखते हैं कुजुनुआ मियो को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी टोमो बोलती है नवाब साहब आप मियो के साथ काफी ज्यादा खुश हो। और अब कुजुनुआ बोलता है टोमो हमारी मदद करो। टोमो बोल रही होती है आप मुझे बिना बताए मियो के साथ डेट पर गए, मेरा मदद करने का मन तो नहीं है और मैं आपसे जब भी कटाना और नाटक की बात करती आप मुझ पर गुस्सा करते हो। जिस पर कि कुजुनुआ बोलता है ठीक है मैं तुम्हें चावल की खेती के लिए और उन सभी ऐतिहासिक नाटक को देखने के लिए हाँ करता हूँ, जिस पर कि टोमो भी मान जाती है। और अब टोमो कुजुनुआ को बता रही होती है सबसे पहले उन सभी लोगों को चकमा दीजिए, उसके बाद हम उन सभी लोगों को हमारी दुनिया में ले आएंगे और मियो को शांत करने के लिए आपको उसका फेवरेट खाना उसे खिलाना होगा। कुजुनुआ सोच रहा होता है फेवरेट खाना, कुजुनुआ को याद आता है वो तो मैं हूँ। और अब हम देखते हैं कि टोमो ने उन सभी लोगों को धुंध से अपनी दुनिया में बुला लिया होता है। वो इधर कुजुनुआ ने अपने हाथ को काट लिया होता है और वो अपना खून मियो को पिला रहा होता है ताकि वो शांत हो जाए। और वो दोनों लड़कियां भी ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक थी। और अब मियो भी फाइनली शांत हो जाती है। कुजुनुआ मियो से बोलता है मियो क्या तुम फाइट कर सकती हो, जिस पर कि मियो बोलती है हाँ। और अब वो लड़की उन दोनों के ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन तभी मियो अपने डार्क मैजिक से उसकी मैजिक को ही खत्म कर देती है और कुजुनुआ अपने अटैक से उन सभी को घायल कर देता है। और कुजुनुआ मियो से बोलता है तुम अपने स्पाइडर सेल से इन सभी को बांध दो। नेक्स्ट में हम उन तीनों लड़के और लड़कियों को देखते हैं। वो सभी लोग सोच रहे होते हैं हम कहाँ पर आ चुके हैं, ये वो जंगल नहीं है। और अब उन तीनों के पीछे से छोटी सी बोल रही होती है तुम्हारा मायावी शहर में स्वागत है। और अब नेक्स्ट में हम कुजुनुआ और मियो को देखते हैं और वो लड़कियां बोल रही होती है अच्छा तो तुम फूलों को चुराने के लिए नहीं आए थे, तुम हमसे एक सौदा करने के लिए आए थे। कुजुनुआ बोलता है हाँ वैसे भी मैं एक व्यापारी हूँ तो मेरा काम है चीजों को खरीदना।
देखना और हम तुम्हारे फूलों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और वो लड़की बोलती है मेरा नाम है एक्वा और इसका नाम है एरिस। और अब एरिस बोलती है तुम्हारी बातों को मानने से पहले हमें गाँव वालों से बातचीत करनी होगी। और अब कुजनुआ फाइनली जंगल के उस ओगर गाँव में पहुंच जाता है जहाँ पर कुजनुआ की मुलाकात जंगल के ओगर से होती है। और मेरा नाम है निर्गिस टोनी। और अब निर्गिस बोल रहा होता है हमारा काम है जंगल को प्रोटेक्ट करना। और अब वो सभी लोग कुजनुआ से बोल रहे होते हैं वैसे आप इस जंगल में क्यों आए हो। जिसमें कि कुजनुआ बोल रहा होता है वैसे मैं एक व्यापारी हूँ इसलिए मैं कुछ दवाइयाँ बनाने के लिए यहाँ पर चीजें इकट्ठा करने के लिए आया हूँ। और अब निर्गिस बोल रहा होता है एक व्यापारी जिसने एक्वा और एरिस को भी हरा दिया, क्या तुम इतनी ताकतवर हो। और अब कुजनुआ उस बंदे से बोल रहा होता है मैंने अपने बचाव के लिए कुछ तरीके सीखे थे। और अब वो बंदा वहाँ से चला जाता है। और अब निर्गिस बोलता है मैं अपने बेटे के लिए माफी मांगता हूँ और हम तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे। और अब नेक्स्ट सीन होता है शाम का। कुजनुआ एक्वा और एरिस को बता रहा होता है उन सभी लोगों ने मुझसे सवाल पूछ कर हमारी हालत खराब कर दी। और अब एक्वा बोल रही होती है गाँव की तरफ से आपके लिए एक दावत रखी गई है। और अब एरिस बोल रही होती है उससे पहले आपको हमारे गुरुजी से मिलना होगा। लेकिन अभी एक बंदा दीवार को तोड़ते हुए वहाँ से आता है और बोलता है क्या वो तुम ही हो जिसने एक्वा और एरिस को हराया है। और अब वो बंदा कुजनुआ से हैंडशेक करता है और बोलता है वैसे मेरा नाम है मोंटो। वही हम इधर मियो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है। और अब मोंटो बोल रहा होता है ऐसा मुझे पहली बार महसूस हुआ है। लेकिन अभी वहाँ पर मियो आती है और बोलती है बस 32 सेकंड। और वो मोंटो को एक पंच मारती है जिसकी वजह से वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। एक्वा और एरिस भी इसे देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं। और अब मियो नवाब साहब को बता रही होती है जंगल में मैंने आपका हाथ बस 31 सेकंड के लिए पकड़ा था लेकिन इसने 32 सेकंड के लिए आपके हाथ को कैसे पकड़ा, इसकी सजा मौत है। और अब हम मोंटो को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि उस बंदे ने अपनी पावर को अभी एक्टिवेट नहीं किया था और उस लड़की का पंच काफी ज्यादा खतरनाक था। वो दोनों ही एक आम इंसान नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर एक्वा और एरिस आते हैं जो कि बोलते हैं क्या गुरुजी आप ठीक हो। हम देखते हैं मोंटो बीड़ी पी रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है उन दोनों को मुझसे मिलकर अफसोस ही होगा। और अब नेक्स्ट सीन में हम मियो और कुजुनुआ को देखते हैं। और अब कुजुनुआ मियो को बोल रहा होता है मैं चाहता हूँ कि तुम आरुनो और मोंटो के ऊपर नजर रखो, मुझे उनके ऊपर शक हो रहा है। और मियो भी अब चली जाती है। और अब हम नेक्स्ट सीन में मियो को देखते हैं जो कि मोंटो के ऊपर नजर रख रही होती है। मियो अपने मन में सोच रही होती है कि इसे चोट क्यों नहीं लगी। अब मुझे पता चला ये किसी के बस में है। और मियो ने आरुनो के ऊपर भी नजर रखी होती है। आरुनो किसी से बातचीत कर रहा होता है। ये हमारे और शैतान के बीच जो कॉन्टेक्ट हुआ है उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। और अब मियो ये सब चीजें कुजुनुआ को बताती है। वही नेक्स्ट सीन होता है रात की दावत का। सभी लोग आराम से मजे कर रहे होते हैं। और अब कुजुनुआ अपने सामने देखता है, अपने सामने मोटो और आरिनो को देखता है। मोटो आरिनो की गर्दन को पकड़ लेता है लेकिन तभी आरिनो अपने असली रूप में आ जाता है और वो मोटो को मार देता है। और ये सब देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और अब कुजुनुआ आरिनो के पास आता है और बोलता है तुमने उसे क्यों मारा। और अब वो बीच कुजुनुआ को बता रहा होता है मोटो किसी बुरी ताकतों के साथ जुड़ा हुआ था इसलिए मैंने उसे मारा। कुजुनुआ बोलता है तुम तो एक लीच हो। और अब वो लीच कुजुनुआ के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन तभी कुजुनुआ मियो की पावर्स का यूज करता है और उसके सारे मैजिक को सोख लेता है। और अब कुजुनुआ उस लीच से बोल रहा होता है चिंता मत करो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हम देखते हैं टोमो भी वहाँ पर आ जाती है। और अब कुजुनुआ टोमो से बोलता है इस लीच से हम बाद में बात करेंगे। और टोमो उसे अपनी दुनिया में भेज देती है। और अब रोगर कुजुनुआ से आकर बोलते हैं तुमने ये क्या किया, हमारा असली प्लान तो ये था कि हम लीच के हाथों तुम्हें मरवाना चाहते थे। और ये सब सुनकर तो कुजुनुआ के कुछ अलग ही रिएक्शन होते हैं। लेकिन अभी टोमो उनसे भी रीकर से बोलती है ये बिल्कुल स्टोरी क्या तुम मुझे भूल गए, जिस पर कि वो रीकर बोल रहा होता है मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। और अब टोमो से बता रही होती है तुमने मुझसे भीख मांगकर यहाँ पर धुंध का सुरक्षा कवच बनवाया था और मैंने अपना रूप क्या बदल लिया, तुम लोगों ने तो मुझे पहचाना ही नहीं। और अब वो रीकर भी समझ जाता है कि ये ड्रैगन सिन है और सभी लोग उसके सामने सिर झुकाते हैं। लेकिन तभी टोमो बोलती है तुम्हें अपना सिर नवाब साहब की तरफ झुकाना चाहिए क्योंकि मैं उनकी सर्वेंट हूँ। और ये सब सुनकर वो सभी रीकर काफी ज्यादा शौक होते हैं। और अब कुजुनुआ टोमो से बोलता है हमें डेपी प्लेन पर वापस जाना होगा, मुझे उस लीज से बातचीत करनी है। और अब नेक्स्ट सीन होता है सिन की दुनिया का जहाँ पर कुजुनुआ उसे लीज से पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और अब वो लीज उन सभी को बता रहा होता है मैंने एक जंगली ओवर की बॉडी में एंटर किया, मैं उसकी पावर जानना चाहता था और ये सब करने का असली रीजन ये है क्योंकि मुझे एक ग्रैंड बनना था। और अब कुजुनुआ बोलता है ग्रैंड ये क्या होता है, जिस पर कि वो लीज बता रहा होता है ग्रैंड सबसे ज्यादा हाई रैंक होती है और ये रैंक इंसानों की रैंक से भी बहुत ज्यादा होती है। और अब वो लीज कुजुनुआ से ऊंची आवाज में बातचीत कर रहा होता है लेकिन तभी टोमो और म्यू उसके गले पर एक तलवार पॉइंट कर देते हैं। टोमो बोलती है तुम इनसे ऊंची आवाज में बातचीत नहीं कर सकते, क्या तुम चाहते हैं कि हम तुम्हें मार कर यहीं पर फेंक दें। और अब कुजुनुआ बोलता है मुझे लगता है कि तुम मैजिक के बारे में बहुत ही ज्यादा जानते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मैजिक के बारे में बताओ। और अब लीज बोलता है तुम ये सब पूछकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो। इधर टोमो बोलती है नवाब साहब आप चाहो तो हम इस लीज को ही रख लेते हैं। और अब टोमो ग्रैंड के बारे में सभी को बताने लगती है कि एक ऐसी भी दुनिया है जहाँ पर देवी का कोई भी असर नहीं है और ग्रैंड वहाँ पर आसानी से सफर कर सकते हैं, यानी कि ग्रैंड दूसरी दुनिया में सफर कर सकते हैं। वो इधर कुजुनुआ अपने मन में सोच रहा होता है क्या सच में, तो शायद ये मेरी दूसरी दुनिया में भी जा सकते हैं। और टोमो ये भी बता रही होती है कि तुम्हें दूसरी दुनिया में सफर करने के लिए ग्रैंड बनने की जरूरत नहीं है, अगर तुम एक बार दूसरी दुनिया में सफर कर लेते हो तो तुम खुद ही एक ग्रैंड बन जाते हो। और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कुजुनुआ के माता पिता भी एक ग्रैंड थे जो कि इस दुनिया से सफर करते हुए दूसरी दुनिया
दुनिया में गए थे। और अब कुजुनुआ टोमो से पूछ रहा होता है कि हम दूसरी दुनिया में सफर कर सकते हैं, जिस पर टोमो कुजुनुआ से बोलती है ये इतना आसान नहीं है। अगर हम दूसरी दुनिया में सफर करते हैं तो बहुत कम चांस है कि हम जिंदा बचे। अगर हमारे साथ देवी भी हो तो भी हमारे जिंदा रहने के 10% ही चांस है। और ये सब सुनकर उस लीच की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लीच सोच रहा होता है मैंने ग्रेट बनने के लिए जो भी मेहनत की सब बेकार गई। और अब कुजुनुआ उस लीच से बोल रहा होता है तुम मुझे मैजिक के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती हो, जिस पर टोमो बोलती है इसकी जरूरत नहीं है। और अब टोमो कुजुनुआ से बोलती है आप एक काम कर सकती हो, आप इस लीच के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हो जिससे कि आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और ये लीच आपका एक सर्वेंट बन जाएगा। वही नेक्स्ट में हम उन तीनों लोगों को देखते हैं। वो लड़की बोल रही होती है मैं इन सुअर को देख देख कर परेशान हो चुकी हूँ। और अब दूसरी लड़की बोलती है उन्होंने हमसे कहा था कि वो हमें कुछ कीमती चीजें देंगे। और अब वो लड़की दोबारा से बोलती है इन सभी सुअरों पर विश्वास करना नामुमकिन है, हमें उन सभी के खजाने को चुराना चाहिए। और अब वो लड़का बोलता है मैंने यहाँ पर आने से पहले एक खजाने जैसी चीज देखी थी। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुजुनुआ और उस लीच का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। और अब वो लीच नवाब साहब से बोल रहा होता आपका शुक्रिया क्योंकि आपने मुझे अपना एक सर्वेंट बनने का मौका दिया। और अब टोमो और म्यू उस लीच से बोल रहे होते हैं तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे और तुम्हें नवाब साहब की नापसंद और पसंद के बारे में भी जानना होगा। लेकिन तभी टोमो को कुछ अजीब सा ही सेंस होता है और टोमो के मुंह से खून आ रहा होता है। टोमो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और अब कुजुनुआ सोच रहा होता है आखिरकार टोमो को क्या हुआ। और अब कुजुनुआ म्यू से बोलता है तुम टोमो का ध्यान रखो, मैं धमाके वाली जगह पर जा रहा हूँ। और अब कुजुनुआ भागते हुए उसी धमाके की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी लीच कुजुनुआ से बोलता है मैं और नहीं भाग सकता, मुझे इस बॉडी की आदत नहीं है, मैं बस यहाँ पर खड़े रहकर सभी को हील कर सकता हूँ। और अब कुजुनुआ वहाँ से चला जाता है। और अब कुजुनुआ वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ऑर्क और एल के काफी ज्यादा घायल होते हैं और लीच उन सभी को हील कर रहा होता है। और कुजुनुआ भी अपने काय का यूज करते हुए सभी को हील कर रहा होता है। और अब कुजुनुआ के पास एक लड़की आती है जो कि उसे कुछ देती है। कुजुनुआ सोचता है ये तो उसी ऑर्क का रिबन है। और अब वो लड़की कुजुनुआ को बताती है कि वो ऑर्क और छोटे टोमो उन सभी इंसानों को रोक रही थी, लेकिन तभी उन इंसानों ने सभी को मार दिया। और अब कुजुनुआ उस धमाके वाली जगह पर पहुंच जाता है। कुजुनुआ देखता है वहाँ पर धुंध का दरवाजा खुला हुआ था और कुजुनुआ ये भी बोलता है इस दरवाजे के उस पार मैं किसी एडवेंचरर को सेंस कर सकता हूँ। और अब कुजुनुआ अपने सामने एक धुंध को देखता है। कुजुनुआ उस धुंध को जैसे ही छूता है उसके सामने उसी लड़की की यादें आ जाती है, जहाँ पर कुजुनुआ देखता है कि उस लड़की का पहले से ही प्लान कुजुनुआ को फंसाने का था और उन तीनों लोगों ने मिलकर छोटे टोमो और उन सभी ऑर्क को मारा है। और वो सभी ऑर्क उन इंसानों से बोलते होते हैं कि इन सभी चीजों को ओपन मत करना, नहीं तो यहाँ पर धमाका हो जाएगा। लेकिन वो इंसान उन सभी की बात नहीं मानते और हम देखते हैं उस रिंग की सील टूट जाती है, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और कुजुनुआ ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक था। और अब नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं जो की सोच रही होती है मैं कहाँ पर हूँ, शायद ये सी की सिटी है। और मुझे याद है जैसे ही उस अंगूठी की सील हटी वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हुआ, लेकिन मैं बच गई। लेकिन तभी उस लड़की के पीछे से एक पोर्टल ओपन होता है और हम देखते हैं वहाँ से कुजुनुआ बाहर निकलता है। वो लड़की बोलती है कुजुनुआ क्या ये तुम हो और तुम्हारा चेहरा इतना डरावना क्यों लग रहा है। कुजुनुआ बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता। और अब कुजुनुआ उस लड़की को बता रहा होता है मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं, अगर डेमी ह्यूमन की हेल्प करेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा। हम देखते हैं कुजुनुआ काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और अब कुजुनुआ ये बोल रहा होता है जैसे ही ड्रॉप नेर की सील हटी वहाँ पर धमाका हुआ और सारे लोग मारे गए, लेकिन तुम बच गई। ह्यूमंस बहुत पहले से ही किस्मत वाले रहे हैं, लेकिन मैंने गलती की, मुझे तुम्हें उस जंगल में ही मार देना चाहिए था। और अब वो लड़की कुजुनुआ से बोल रही होती है आगे मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वही अब कुजुनुआ बोल रहा होता है ये उन्हीं ऑक्स का हथियार है जिसे तुमने बेवजह मार दिया। और अब वो लड़की कुजुनुआ के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन कुजुनुआ उसके दोनों हाथों को ही काट देता है और उसे एक किक मारकर बहुत ही दूर फेंकता है। और अब कुजुनुआ बोल रहा होता है इतनी डर क्यों रही हो, तुमने भी तो उन ऑक्स को मारा है, तुम इंसान अपने आप को बहुत ही ज्यादा महान समझते हो। और अब कुजुनुआ उस लड़की को वहीं पर खत्म कर देता है। और अब हम देखते हैं कुजुनुआ की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। कुजुनुआ सोच रहा होता है मुझे आंसू क्यों आ रहे हैं, ये आंसू मुझे इसलिए नहीं आ रहे हैं कि छोटी टोमो और उस औरत की जान चली गई, क्योंकि हमारी दुनिया में किसी के भी मरने पर हमें दुख होता है। और अब कुजुनुआ वहाँ पर रोने लगता है। और अब नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का, जहाँ पर बहुत से लोग छोटे टोमो और उस औरत का फ्यूनरल बनाते हैं। वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं म्यू, टोमो और उस लीच को। और अब कुजुनुआ उस लीच से बोल रहा होता है आज से तुम्हारा नाम सिकी होगा। और अब कुजुनुआ टोमो से पूछता है वहाँ पर मैंने उस लड़की की यादों को देखा, लेकिन वो तो तुम्हारी पावर थी और मैं तुम्हारी पावर कैसे यूज कर सकता हूँ, और क्या ये इसलिए तो नहीं है ताकि मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो क्या मैं एक हाफ ड्रैगन, हाफ लीच और हाफ स्पाइडर बन चुका हूँ। जिस पर टोमो कुजुनुआ के ऊपर हंसने लगती है। और अब लीच कुजुनुआ को बता रहा होता है ऐसा नहीं है। और अब म्यू बोलती है आपने हम सभी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो आप जब चाहे हमारी पावर्स का यूज कर सकते हो। और अब टोमो बोलती है इन पावर्स का यूज करने से पहले एक मालिक का अपने सर्वेंट से एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। टोमो कुजुनुआ से बोल रही होती है और आपने वैसे उस लड़की को मारकर डेमी प्लेन के किंग होने का फर्ज निभाया है। और अब
मियो भी बोल रही होती है नवाब साहब के अंदर मेरी पावर भी जागरूक हो सकती है। और अब टोमो बोलती है हाँ हो सकता है। जिस पर टोमो मियो को बता रही होती है मेरे और नवाब साहब के बीच में एक अच्छा रिलेशन है, तुम्हारी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। और अब मियो बोल रही होती है मेरी रगों में नवाब साहब का खून दौड़ रहा है। और अब टोमो ये भी बोल रही होती है जब पहली बार नवाब साहब ने मुझ पर अटैक किया था तो मैंने उनके अटैक को फिर भी डॉज कर लिया था, लेकिन सिकी उनके अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाया। और अब मियो बोलती है उस नए नौकर को बीच में मत लाओ। और ये सब सुनकर सिकी की हालत काफी खराब हो जाती है। सिकी सोच रहा होता है यार मैं कहाँ पर फंस गया, और दोनों आपस में ही बहस कर रहे होते हैं। और अब कुजुनुआ अगले दिन से ही डेमी प्लेन की सिक्योरिटी में लग जाता है और कुजुनुआ वहाँ पर नई नई चीजों को डेवलप करता है ताकि आने वाले समय में डेमी प्लेन के लोगों को ह्यूमन से कोई भी खतरा ना रहे। और अब नेक्स्ट सीन होता है सीके सिटी का, जहाँ पर हम पैट्रिक मोरस और कुजुनुआ को देखते हैं। और अब पैट्रिक कुजुनुआ को बता रहा होता है कि ये है न्यूट्रल सिटी और यहाँ पर तुम अपनी दुकान डाल सकती हो। वही कुजुनुआ अपने मन में सोच रहा होता है इस मैप में बस होकाइडो की कमी है, नहीं तो ये पूरा जापान जैसा दिखता। और अब पैट्रिक कुजुनुआ को बता रहा होता है न्यूट्रल सिटी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से अपनी ट्रेडिंग कंपनी को चला सकती हो, वैसे आप निकलने कब वाली हो। जिसमें कि कुजुनुआ बोलता है मैं आज ही निकलने वाला हूँ। और अब कुजुनुआ पैट्रिक से बोल रहा होता है मैंने आपसे एक और झूठ बोला था, वो इस मास्क के बारे में था। कुजुनुआ अपनी मास्क को निकाल लेता है। पैट्रिक और मॉरस कुजुनुआ के चेहरे को देखकर काफी ज्यादा शौक थे। और अब पैट्रिक बोलता है कोई दिक्कत नहीं, हमें आपके फेस से कोई भी दिक्कत नहीं है। पैट्रिक बोल रहा होता है उस भद्दे श्राप के बाद भी मेरा प्यार मेरी बेटी और मेरे वाइफ के लिए कम नहीं हुआ, मुझे आपके फेस से कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब कुजुनुआ पैट्रिक से बोल रहा होता है तुम्हारा थैंक यू। वही कुजुनुआ अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कहने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल था, लेकिन आपने जो कहा वो गलत है, मैं उस शराब की तरह नहीं दिखता। नेक्स्ट में हम देखते हैं कुजुनुआ टोमो और मियो को। कुजुनुआ टोमो और मियो से बोल रहा होता है मुझे सिकी के साथ जाना होगा। जब टोमो बोलती है आप एक जरूरी मिशन के लिए सिकी को अपने साथ कैसे लेकर जा सकती हो। वही मियो भी बोल रही होती है आप अपने नए सर्वेंट को लेकर जा रहे हो, मुझे इससे जलन हो रही है, मेरा मतलब खुशी हो रही है। कुजुनुआ बोल रहा होता है सिकी इन सभी कामों में बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। हम देखते हैं ये सब सुनकर सिकी की हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है। सिकी कुजुनुआ से बोल रहा होता है मैं इन्हें समझा नहीं पाया, मुझे माफ करना नवाब साहब। और अब कुजुनुआ टॉम और मियो को बता रहा होता है कि सिकी ने इंसानों के ऊपर रिसर्च की है और मैं इन इंसानों के बारे में और उस देवी और उनसे भी ग्रैंड और इस दुनिया और मैं अपने माता पिता के बारे में और भी कुछ जानना चाहता हूँ, इसलिए मुझे एक एकेडमी जाना होगा और मैं तुम दोनों के लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। कुजुनुआ उन दोनों को वो सभी गिफ्ट दे देता है जिस पर कि वो दोनों भी सिकी को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग कुजुनुआ को गुड बाय बोलते हैं और कुजुनुआ फाइनली एकेडमी भी पहुंच जाता है। लेकिन तभी हमें देवी की आवाज सुनाई देती है जो कि कुजुनुआ से बोल रही है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और कुजुनुआ एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं अब मोरस और पैट्रिक को देखते हैं और अब मोरस बोल रहा होता है लीमिया और एटिना दोनों स्टेट के हीरोज की मॉन्स्टर्स की फौज के साथ वॉर होने वाली है। और अब पैट्रिक बोल रहा होता है आखिरकार जंग छिड़ गई। और अब टोमो और मियो सिकी से पूछते हैं नवाब साहब को क्या हुआ, जिस वजह से सिकी बताता है नवाब साहब तो यहाँ से गायब हो गए। नेक्स्ट में हम देखते हैं कुजुनुआ को और अब कुजुनुआ बोल रहा होता है मुझे किसी बंदे का किलिंग इंटेंट सेंस हो रहा है। लेकिन तभी एक लड़की कुजुनुआ के ऊपर अटैक कर देती है जिससे कि कुजुनुआ बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और अब वो बंदा उस लड़की से बोल रहा होता है सोफिया वो बंदा तुम्हारे अटैक से बच गया। जिस पर वो लड़की बोलती है मिस्टर ओकी तुम्हारी ये तलवार काफी कमाल की है। और अब कुजुनुआ अपने हाथों की उंगलियों को देखता है जिसमें कि 2 उंगलियां कट चुकी होती है। और अब कुजुनुआ सोच रहा होता है ये सब क्या हो रहा है और ये दोनों लोग कौन है। और अब मिस्टर ओकी बोल रहा होता है क्या देवी ने इसे चूज किया है। और अब सोफिया बोलती है शायद लोगों की कमी हो गई होगी। और अब कुजुनुआ भी सोच रहा होता है यहाँ पर आने से पहले मुझे उस सन की देवी की आवाज सुनाई दी थी। और कुजुनुआ मियो और टोमो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। और अब सोफी कुजुनुआ के ऊपर अटैक कर देती है। कुजुनुआ अपने काय का यूज करता है। वही कुजुनुआ अपने मन में सोच रहा होता है मैंने काय भी इसके अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा, अब मैं बस एक ही चीज का यूज कर सकता हूँ जो कि है मेरा तीर कमान। और अब वो लड़की बोल रही होती है क्या तुम एक इंसानी हूँ या फिर एक डेमी ह्यूमन। जिसमें कि कुजुनुआ बोलता है मैं एक इंसानी हूँ। और अब कुजुनुआ उनसे बोल रहा होता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और अब सोफी बोल रही होती है बदकिस्मती से हम इंसानों की तरफ से नहीं है, हम मॉन्स्टर्स की तरफ से हैं। और अब वो लड़की बोल रही होती है क्या तुम्हें कुछ और बातचीत करनी है। वैसे हम जंग के मैदान में ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन अभी कुजुनुआ नोटिस करता है क्या ये जंग का मैदान है। और कुजुनुआ अपने काय का यूज करता है। कुजुनुआ देखता है यहाँ पर तो इंसान और मॉन्स्टर्स दोनों हैं, क्या दोनों की वॉर होने वाली है। और अब सोफी बोल रही होती है हमें इसे मारना होगा, ये हमारी सेना को आगे जाने से रोक रहा है। लेकिन अभी कुजुनुआ अपने कपड़े चेंज कर लेता है और उन सभी के ऊपर अपनी फायर ब्रेथ से अटैक करता है। लेकिन वो सभी उसके अटैक को बहुत ही इजिली डॉज कर रहे होते हैं। और कुजुनुआ मौका देकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके सामने बहुत सारी दीवारें आ जाती है। और कुजुनुआ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था जमीन के अंदर से नुकीले क्रिस्टल बाहर निकल रहे थे। कुजुनुआ सोच रहा होता है मैं बच गया, मुझे एक शील्ड का यूज करना होगा। और अब हम देखते हैं वो लड़की कुजुनुआ के फायर बॉल्स के अटैक को डॉज करती कुजुनुआ के पास आ जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है जैसे कि कुजुनुआ का काय भी टूट जाता है। और वो लड़की कुजुनुआ के ऊपर दोबारा से अटैक करती है लेकिन कुजुनुआ इस बार भी बच जाता है। कुजुनुआ अपने मन में सोच रहा होता है अगर मेरे पास ये जैकेट नहीं होता तो मैं मारा जाता। और अब सोफी कुजुनुआ से बोल रही होती है तुम तो काफी ज्यादा मजेदार हो। और अब वो बंदा भी बोल रहा होता है शायद देवी अपने स्टूडेंट
इंग्लैंड की रक्षा कर रही है। लेकिन तभी सोफी एक रिंग पहन लेती है और बोलती है अब डेवी अपने शील्ड की हेल्प से इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। और अब कुजनुआ उन दोनों को बता रहा होता है कि मैं उस देवी के साथ नहीं हूँ। जिस पर मिस्टर ओकी बोलता है क्या तुम सच कह रहे हो, लेकिन जब तुम यहाँ पर टेलीपोर्ट हुए थे तुम्हारे ऊपर देवी जैसी चमक थी, क्या तुम अपना नाम बताओगे। और अब कुजनुआ उन दोनों से बोल रहा होता है हमारे पास लड़ने की कोई भी वजह नहीं है। और अब मिस्टर ओकी कुजनुआ से बोलता है क्या तुम मरने से पहले अपना नाम बताओगे। जिस पर कुजनुआ बोलता है मैं अभी नहीं मरने वाला और सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ। और अब मिस्टर ओकी बोल रहा होता है ये है सोफिया बोल्गा और मेरा नाम है लैंसर, लोग मुझे मिस्टर ओकी बोलते हैं और हम दोनों ड्रैगन शिकारी है। कुजनुआ भी समझ जाता है ये दोनों तो सबसे ज्यादा पावरफुल एडवेंचरर है। और अब कुजनुआ भी बोलता है मेरा नाम है कुजनुआ माकुटो और मैं एक व्यापारी हूँ। जिस पर लैंसर बोलता है क्या तुम झूठ बोल रहे हो। और अब सोफिया बोल रही होती है हमें इसे जल्दी ही मारना होगा और अब डेवी का कवच खत्म हो चुका है तो इसे मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वहीं इधर कुजनुआ भी अपनी सारी रिंग को उतारने लगता है। कुजनुआ बोल रहा होता है मैंने तुम्हें बार बार बताया मैं उस डेवी के साथ नहीं हूँ। कुजनुआ जैसे अपनी रिंग को उतारता है उसकी पावर रिलीज होने लगती है जिसकी वजह से वो दोनों भी काफी ज्यादा शौक थे और वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। और अब कुजनुआ अपने इन्वेस्टिगेटर कार का यूज करता है और उन दोनों की लोकेशन का पता लगा लेता है। और अब कुजनुआ अपने तीर कमान से उन सभी के ऊपर अटैक करता है और ये एक ऐसा अटैक था जिससे कि कोई भी नहीं बच सकता। वो दोनों इस अटैक से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं बच पाते। लैंसर बोल रहा होता है वो काफी ज्यादा ताकतवर हो रहा है, ये नामुमकिन है, इसके पास इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आए। वहीं इधर हम कुजनुआ को देखते हैं जो कि अपने वाटर मैजिक से उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। लेकिन लैंसर भी इधर अपनी वाटर मैजिक शील्ड को एक्टिवेट करता है जिससे कि वो कुजनुआ के अटैक को डॉज कर रहा होता है। लेकिन कुजनुआ की वाटर मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा होती है, लैंसर उसे नहीं रोक पाता। अब हम देखते हैं सोफिया कुजनुआ के ऊपर अटैक कर देती है। कुजनुआ उसके अटैक से बच जाता है लेकिन सोफी दोबारा से कुजनुआ के ऊपर एक अपर स्लैश मारती है। लेकिन कुजनुआ भी अपने छोटे से टेकर से उसके ऊपर अटैक करता है और कुजनुआ के अटैक से उसकी तलवार टूट जाती है जिसे देखकर सोफी और लैंसर भी काफी ज्यादा शौक थे। कुजनुआ सोच रहा होता है क्या ये इस डेगा ने किया, डॉग्स के हथियार तो काफी ज्यादा कमाल के हैं। लेकिन अभी सोफिया कुजनुआ को आकर पकड़ लेती है। उधर लैंसर भी आसमान में बहुत सारे नुकीले क्रिस्टल अपीयर करता है और सोफिया कुजनुआ को आसमान में ले जाकर छोड़ देती है और कुजनुआ आसमान से नीचे गिर रहा होता है। कुजनुआ सोच रहा होता है क्या मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी टाइम है, मैं कुछ कर सकता हूँ। और कुजनुआ अपनी फायर बॉल से उन सभी क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और अब लैंसर सोफी से पूछ रहा होता है क्या वो मर गया, जिस पर सोफी बोलती है शायद, और अब हमें मॉन्स्टर्स को इशारा देना होगा। लेकिन तभी उन दोनों के ऊपर बहुत सारे फायर बॉल अटैक कर देते हैं जो कि कुजनुआ ने भेजे थे और ये सभी फायर बॉल उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर भी अटैक कर रहे होते हैं। और अब कुजनुआ अपने वाटर मैजिक का यूज करता है और उन सभी के ऊपर अटैक करता है और कुजनुआ की पावर बहुत ही ज्यादा होती है और कुजनुआ की रिंग की सील भी टूट रही होती है जिससे कि कुजनुआ की पावर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है। और अब हम देखते हैं वहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है और अब सोफी बोल रही होती है हम उसे नहीं हरा पाए। और अब लैंसर बोलता है क्या वो मर गया होगा, जिस पर सोफी बोलती है शायद। और अब लैंसर बोलता है वैसे वो था कौन। और अब कुजनुआ की आंखें जैसे ही खुलती है वो अपने आप को डेमी प्लेन पर पाता है और कुजनुआ अपनी उंगलियों को चेक करता है जो कि बिल्कुल ठीक होती है। हम कुजनुआ के आसपास देखते हैं जहाँ पर टॉम और म्यू सो रखी होती है और अब टॉम और म्यू भी जाग जाते हैं। और अब टॉम और म्यू बोलती है नवाब साहब क्या आप जाग गए। वही नेक्स्ट में हम पैट्रिक और मॉरस को देखते हैं और अब मॉरस बोल रहा होता है वॉर खत्म हो गई। और अब पैट्रिक बोलता है जो भी लोग वहाँ से बचे हैं उनका कहना है कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था और ये ब्लास्ट डेवी के तीसरे मैसेंजर ने किया था और वो कोई लाल कपड़ा पहना हुआ एक महान जादूगर था। नेक्स्ट में हम कुजनुआ, टॉमो, म्यू और सिकी को देखते हैं और अब टॉमो नवाब साहब से बोलती है कि आपकी फाइट उन दोनों ड्रैगन शिकारी से हुई थी और आप एक बैटल जोन में पहुंच गए थे। और अब सिकी बता रहा होता है शायद आपको देवी ने वहाँ पर भेजा हो ताकि आप मोर्चा से फाइट कर सको। कुजनुआ भी सोच रहा होता है क्या ये सब वो सन की देवी ने किया। और अब म्यू भी ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में होती है जिस पर कि कुजनुआ बोलता है शांत हो जाओ, ये सब मेरी गलती थी, मुझे तैयार रहना चाहिए था। और अब कुजनुआ ये भी बोल रहा होता है अब मुझे और भी ज्यादा मैजिक को सीखना होगा इसलिए मैं सिकी के साथ अब एकेडमी जाऊंगा। वही टॉमो भी बोल रही होती है हमें इसी बारे में आपसे बात करनी है, क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं। और अब टॉमो कुजनुआ को बता रही होती है वो देवी आपको कभी भी निशाना बता सकती है तो हमें आपके साथ रहना होगा। कुजनुआ टॉमो और म्यू से बोल रहा होता है मुझे तुम्हें उस देवी से दूर रखना है क्योंकि तुम मेरे खुफिया हथियार हो। ये सब सुनकर तो टॉमो और म्यू प्लस कर रही होती है। और अब टॉमो नवाब साहब से बोलती है मुझे आपको कुछ बताना है। और तभी हम वहाँ पर छोटी टॉमो को देखते हैं और अब कुजनुआ बोलता है ये तो टॉमो की एक फ्रेगमेंट है। वही टॉमो बोल रही होती है मैंने इसे बनाने के लिए आपकी मैजिक पावर का यूज किया है ताकि इसके साथ भी वो ना हो जो कि पिछली बार वाले टॉमो के साथ हुआ था। और कुजनुआ भी छोटी टॉमो को देखकर काफी ज्यादा खुश था। और अब बड़ी टॉमो बोल रही होती है ये आपकी मैजिक पावर से बनी है तो इसका मतलब ये आपकी बेटी हुई। और अब छोटी टॉमो कुजनुआ को फादर बोलती है और अब मियू बोलती है तुम्हारा मतलब नवाब साहब, जिस पर छोटी टॉमो डर जाती है। और अब नेक्स्ट में हम उन सभी जंगल ओगस को देखते हैं जिनकी टॉमो के साथ ट्रेनिंग चल रही होती है। और अब एरिस बोल रही होती है ये ट्रेनिंग कितने दिन तक चलेगी, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। और अब एक्वा भी बोलती है ये तो मॉन्स्टर से भी खतरनाक ट्रेनिंग है। लेकिन तभी क्विंटन बोलता है ये सबका अलग अलग नजरिया है, हम इस ट्रेनिंग को करने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। लेकिन तभी एरिस बोलती है चुप हो जाओ और एरिस वहाँ से भाग
भाग जाती है और अब एरिस बोल रही होती है कि मैं इन पीली चीजों को खाकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन वो असल में केले होते हैं। वही नेक्स्ट में हम टॉमो और कुजुनुआ को देखते हैं। कुजुनुआ बोल रहा होता है क्या तुम इन्हें सच में ट्रेनिंग देना चाहती हो, जिस पर कि टॉमो बोलते हैं हाँ। वही नेक्स्ट में हम एल्गे को देखते हैं जो कि एक इंसान से बोल रही होती है क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर डेमी ह्यूमन का भी एक गाँव है और वहाँ तुम्हें काफी अच्छे हथियार मिलेंगे। और एल्गे उस इंसान को अपनी बातों में बहला फुसलाकर डेमी प्लेन लेकर जाती है। वही कुजुनुआ बता रहा होता है फाइनली हमारी दुकान खुल चुकी है। और अब हम कुजुनुआ की दुकान के पास एक बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है क्या यहाँ पर डेमी ह्यूमंस भी काम करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉग आता है जो कि उसके हथियार को ले लेता है। और अब वो बंदा बोल रहा होता है तुम्हें क्या कर रहे हो, ये बहुत ही महंगे मेटल से बनी है और तुम इसे ठीक नहीं कर सकते। जिस पर कि डॉग बोल रहा है परेशान मत करो। हम देखते हैं डॉग उस बंदे के हथियार को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर म्यू आती है जो कि बोलती है क्या तुम्हें कोई परेशानी है। और अब डॉग म्यू से बोलता है क्या आप इसे चेक करेंगे। और अब इस आसमान में एक फल उछालती है और म्यू पलक झपकते ही उसे काट देती है। और अब म्यू उस हथियार को उस बंदे के पास लेकर जाती है। म्यू बोल रही होती है इसके लिए हमें कोई भी पैसा नहीं चाहिए, लेकिन अभी वो बंदा नोटिस करता है ये हथियार तो बस हल्का सा टच हुआ था, इसने मेरे गाल को ही काट दिया। लेकिन तभी एरिस अपनी एक दवा से उस बंदे के घाव को ठीक कर देती है। सभी लोग सोच रहे होते हैं ये तो एक हीलिंग पोशन है, ये तो काफी ज्यादा महंगा होगा, लेकिन तभी एरिस बोलते हैं बिल्कुल गलत, हम कुजुनुआ की इस नायाब दवा को बस एक सोने के सिक्के में देंगे। सभी लोग सोच रहे होते हैं इतना सस्ता, सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और अब म्यू उन सभी को एक फल खिलाती है। म्यू उन सभी से बोल रही होती है परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। और वो लोग जैसे ही उस फल को खाते हैं वो फल उन्हें काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। और अब डॉग बता रहे होते हैं हमारे यहाँ हथियार भी बेचे जाते हैं। सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि एडवेंचरर के लिए ये चीजें काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। और अब हम उस बंदे को देखते हैं जिसके पास एक्वा आती है जो कि बोलती है परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। उसे देखकर वो बंदा काफी ज्यादा प्लस कर रहा होता है। और कुजुनुआ की ये दुकान सी के शहर में काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी। और अब हम मॉरस और पैट्रिक को देखते हैं। मॉरस बोल रहा होता है उन्होंने हमारे जैसे ही एक दुकान खोली है। पैट्रिक बोल रहा है ये तो कमाल की बात, यहाँ पर डेमी ह्यूमंस भी काम करते हैं। वही इधर हम टॉमो और उस बंदे को देखते हैं। टॉमो बोल रही होती है हमारा प्लान काम कर गया। और अब हम सिकी और कुजुनुआ को देखते हैं। सिकी कुजुनुआ को बता रहा होता है हमारी दुकान काफी ज्यादा बढ़िया चल रही है और सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश है। वही कुजुनुआ अपने मन में सोच रहा होता है कि उस बैटल जोन में इंसान और मॉन्स्टर्स दोनों ही मारे गए और मैंने सोफी और लेंसर को हराने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिससे कि वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही हुई। और वहाँ पर मैंने अपनी दुनिया के 2 और लोगों को देखा था, लेकिन शायद मैं उनसे अभी नहीं मिल पाऊंगा। नेक्स्ट में हम कुजुनुआ को देखते हैं जो कि अकेले किसी जगह पर बैठा होता है। कुजुनुआ आसमान में देखकर बोल रहा होता है कि मॉम डैड मैं आपके बारे में जरूर पता लगाऊंगा और हंसेगा वह। मुझे पता है कि मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ, लेकिन मैं अपने आप को चेंज करूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर एमा आ जाती है जो कि बोलती है नवाब साहब सब कुछ तैयार है, दुकान खुलने की खुशी में हम सभी ने एक दावत रखी है। कुजुनुआ सोच रहा होता है इन सभी की शुरुआत एमा से हुई थी और मैंने जितना सोचा था ये दुनिया उतनी बुरी भी नहीं है। लेकिन अभी हम देखते हैं टॉम और म्यू दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं और सेकी भी काफी ज्यादा परेशान होता है। सेकी सोच रहा होता है कि यार मैं कहाँ पर फंस गया। और अब कुजुनुआ बोलता है मैं गलत था, मेरा भविष्य अंधेरे में है। तो दोस्तों इस कहानी का यहीं पर एंड होता है। और ये एनीमे आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। और अगर नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और अगली एनीमे कौन सी एक्सप्लेन करूँ ये भी कमेंट कर देना।